हेलो मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स फॉर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 11 है कीपिंग टाइम विद द स्काइज उसका रिवीजन करने वाले हैं। इसी एक लेक्चर में मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले के लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हाउ डज मून्स अपीयरेंस चेंज एंड व्हाई। हमको अलग अलग दिनों पे अलग अलग शेप का मून क्यों दिखता है। तो फेजेस ऑफ द मून के बारे में जानेंगे, मून को लोकेट करेंगे अलग अलग दिनों पे स्काई में और उसके बाद इनके पीछे का जो साइंस है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर्स जो हैं वो कब आए, कैलेंडर्स जो है कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे। उसमें लूनार कैलेंडर, सोलार कैलेंडर, ल्यूनी सोलार कैलेंडर और जो हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, फिर आर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, जो अलग अलग हमारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनास हैं क्या उन पे डिपेंड करते हैं हमारे फेस्टिवल्स, इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि आखिर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को क्यों लॉन्च करते हैं स्पेस में, उनका क्या काम होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हैव यू एवर सीन द मून ड्यूरिंग द डे? व्हाई डू यू थिंक इट इज समटाइम्स विजिबल व्हेन सन इज आपने क्या कभी दिन के टाइम पे मून को देखा है? बिल्कुल देखा है। और आपको क्यों लगता है ऐसा कि जो हमारा सन है अभी वो है स्काई में लेकिन मून भी दिख रहा है? इसका जो आंसर है वो हमको इसी चैप्टर में मिलने वाला है। इमेजिन करिए कि आप जो है मून पर रह रहे हैं इंस्टेड ऑफ अर्थ, तो वहां पर जो है आप क्या देखेंगे कि एक दिन, एक मंथ या फिर एक ईयर जो है वो कैसा होगा, जो अर्थ है उसके जैसा ही होगा या फिर डिफरेंट होगा। ठीक है, What would happen if Earth had two moons? एक की जगह अगर अर्थ के पास दो मून होते तो फिर क्या होता? ये जो है रात में जो स्काई है हमारी जहाँ पे हमको मून दिखता है उसमें क्या चेंजेस ले आता ये हम जो है जानेंगे। और अगर मान लीजिए हमारे पास क्लॉक्स नहीं होते, कैलेंडर्स नहीं होते, तो हम टाइम कैसे मेजर करते? अभी तो बहुत आसानी होती है, घड़ी देख लिया क्या टाइम हो रहा है, फ़ोन देख लिया क्या डेट है। तो अगर कैलेंडर्स नहीं है हमारे पास, जो है क्लॉक नहीं है, तो टाइम कैसे मेजर करेंगे? अगर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में आते हैं तो आप जो है बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि अब हम ढूंढेंगे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो मकर संक्रांति थी और मीरा जो है अहमदाबाद में थी पतंग महोत्सव के लिए, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के लिए। ठीक है, तो अब जब उसने ऊपर देखा तो पूरा जो आसमान था वो कलरफुल काइट से जो है भरा हुआ था। उसने साथ ही देखा कि जो मून है वो चांद दिन के टाइम पे भी आसमान में चमक रहा था। ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा वो सरप्राइज्ड हो गई इस चीज़ से। उसने हमेशा सोचा कि जो चांद है वो कहाँ पर रहता है, रात को जो है हमको स्काई में दिखता है। ऑल्सो जो मून है वो कैसा था, बिल्कुल फुल सर्कल था, बिल्कुल जो है पूरा का पूरा हमको चांद दिख रहा था। लेकिन उससे उसको ज़्यादा सरप्राइजिंग वो चीज़ लगी नहीं, क्योंकि उसने ये चीज़ देख रखी थी कि जो मून है उसका शेप चेंज होता रहता है हर नाइट। ये जो है वो स्काई में बचपन से देखते आ रही थी, लेकिन दिन में चांद का दिखना ये थोड़ा सा उसके लिए सरप्राइजिंग था। फिर भी उसने सोचा, ठीक है, शी रिमेंबर्ड कि उसने क्या पढ़ा था, मून जो है वो स्फेरिकल होता है और जो है वो सन की जो लाइट है वो जब उस पर पड़ के रिफ्लेक्ट होती है तब मून शाइन करता है। मून के पास अपना जो है लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो पूरा मून है वो ऐसा क्यों होता है कि जो पूरा मून है वो हर रोज़ जो है विजिबल नहीं होता है। अगर मान लीजिए सन की लाइट मून पे पड़ रही है तो पूरा का पूरा मून हमको दिखना चाहिए, क्योंकि पूरे मून पे पड़ती है लाइट। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जो हमारा मून है वो हमको हर रोज़ पूरा का पूरा फुल सर्कल में नहीं दिखता है। फॉर अ मोमेंट उसको लगा कि हो सकता है कि ये लूनार इक्लिप्स की वजह से हो रहा हो, चंद्र ग्रहण की वजह से हो रहा हो। लेकिन जो इक्लिप्सेस होते हैं वो तो
रेयर होते हैं, वो हर रोज थोड़ी ना लगते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो इक्लिप्सेस होते हैं वो कुछ मिनट के लिए होते हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो पार्शियल इक्लिप्स में चेंज होके और फिर इक्लिप्स जो है वो खत्म हो जाता है, चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर आखिर ये जो मून का शेप था वो चेंज क्यों हो रहा था, आइए पता लगाते हैं। तो हमको अब क्या करना है, मून को जो है बहुत ही केयरफुली वॉच करना है और देखना है कि पूरे एक मंथ में इसका अपीयरेंस जो है कैसे चेंज होता है। ठीक है, ऐसी सिमिलर एक्टिविटी जो है आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आइए हम जो है वापस से करते हैं थोड़ी और डिटेल में। इस एक्टिविटी को जो है कब शुरू करना है आपको, इस एक्टिविटी को जो है सनराइज के बाद करना है, फुल मून डे पर। ठीक है, आपको सनराइज पर करना है और कब, फुल मून के जस्ट नेक्स्ट डे। आज अगर मान लीजिए कि आसमान में पूरा चांद है तो आज नहीं करना है, आज का जो दिन खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे बिल्कुल सनराइज के टाइम पर जो है आपको ये एक्टिविटी शुरू करनी है। और क्यों हम उस दिन कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन स्पॉट करना मून को स्काई में सबसे जो है इजी होता है। तो सनराइज के टाइम पे आप क्या करेंगे, आप जो है फुल मून के नेक्स्ट डे वाले दिन जो है, जिन दिन से ये एक्टिविटी को करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको मून को जो है सनराइज पर स्पॉट करना है और कहाँ पर, वेस्टर्न डायरेक्शन में जो है आपको स्पॉट करना है। क्योंकि अगर आप फुल मून की बात करें, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, तो वो जो है अगर आप सनराइज पर उसको देखेंगे तो वो आपको, सनराइज कहाँ से हो रहा है, ईस्ट में, तो वो आपको बिल्कुल वेस्ट में दिखेगा। ठीक है, तो सनराइज के टाइम पे आपको वेस्ट डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो वो जो है फर्स्ट डे आफ्टर फुल मून देखेंगे तो वहीं पर आपको दिखेगा। एक टेबल जैसे हमारी ये 11.1 टेबल है, ऐसी ही एक टेबल जो है आपको क्या करनी है, नोटबुक में बनानी है और उसमें क्या क्या नोट करना है, डेट जिस दिन आपने जो है नोट किया है और जब आपने जो है देखा है मून को, कब, सनराइज पे या फिर सनसेट पे। तो यहाँ पे हम कहाँ देख रहे हैं, सनराइज पे, तो वो भी नोट कर देना है और शेड कर देना है करस्पॉन्डिंग सर्कल को पेंसिल से। जो आपको ब्राइट पोर्शन दिखा है उसको क्या करना है, अनशेडेड रहने देना है। जो आपको जो पोर्शन नहीं दिख रहा है उसको जो है पेंसिल से डार्क शेड कर देना है। जैसे ये इसमें ये जो व्हाइट पार्ट है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ब्राइट पार्ट है वो ये दिखा रहा है कि जो सन की लाइट थी वो इस पे पड़ रही थी, ये इल्यूमिनेटेड पार्ट है, ऐसा हमको मून दिख रहा है। यहाँ पर लाइट पड़ती है तो उतना ही मून हमको दिख रहा है। ये जो शेडेड पार्ट है वो हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये डार्क पार्ट ऑफ द मून है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। तो ये हमने कर लिया डे 1 पे। अब सेकेंड डे से आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी कितने दिनों की, हमको तो पूरे मंथ नोटिस करना है, तो ये एक्टिविटी कितने दिनों की है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे कि सेकेंड डे से वो जो हम चीज़ें लिख रहे थे, जो हम नोट कर रहे थे, डेट और सनराइज सनसेट, उसके साथ और क्या ऐड करना है कि जो साइज है हमारे ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून का वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है पिछले दिन से। तो ये चीज़ जो है हमको ऑफकोर्स सेकेंड डे पर ही पता चलेगी। अगर कंपेयर करना है तो पिछले दिन से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता लिखना है कि पिछले दिन से जो हमारा ब्राइट पार्ट है मून का वो बड़ा हो गया या फिर कम हो गया, ये भी हमको अपनी टेबल में जो है लिखना है। ऑलराइट, तो whether the moon appears closer or farther from the sun in the sky than the day before। तो अब आपका जो मून है वो पास आ रहा है सन के या फिर सन से दूर जा रहा है, नेक्स्ट डे पर वो आपको जो है नोटिस करना है और वो भी जो है नोट करना है। तो 15 दिन के बाद आप जो है, ऐसा टाइम आएगा कि 15 दिन के बाद जो है आप मून को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप चाहे सनराइज पर देखें या सनसेट पर देखें, आप मून को नहीं देख पाएंगे। ऑलराइट, हमने कब शुरू किया था, बिल्कुल जिस दिन हमको रात को पूरा चांद दिखा था उसके नेक्स्ट डे सनराइज से चालू किया था। तो आज से 15 दिन बाद आपको जो है चांद दिखेगा ही नहीं। और नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको जो है ये एक्टिविटी कब करनी है, ये एक्टिविटी सनसेट पर करनी है। ठीक है, अभी हमने कब करा था, सनराइज के टाइम पे करा था। और जब जिस दिन हमको मून नहीं दिखा उसके जस्ट नेक्स्ट डे से हमको ये एक्टिविटी सनसेट पर करनी है, रात को करनी है। ठीक है,
तो इसको हमको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो सबसे पहले सनराइज या सनसेट पर लिया था हमने, डे 1 पे हमने सनराइज पे लिया था, और सनराइज पे जो है हमको कैसा दिखा था, हमको पूरा जो है मून दिखा था, बस थोड़ा सा जो पोर्शन था वो हमने क्या किया था, हमने थोड़े से पोर्शन को जो है शेड कर दिया था, थोड़ा सा बस छोटा, फुल सर्कल से थोड़ा सा छोटा दिख रहा था हमको। नेक्स्ट डे सनराइज पे देखा तो हमको जो है थोड़ा और छोटा दिखा, ठीक है, हमको ज़्यादा पोर्शन जो था वो शेड करना पड़ा, और जो हमारा साइज था ब्राइट पोर्शन का वो क्या हो गया था, वो डिक्रीज हो गया था, और जो हमारा मून था वो सन के किधर आ रहा था, क्लोज आ रहा था। ये सब कैसे हो रहा है मैं अभी आपको आगे समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपने अभी डेटा लिखा है उसको एनालाइज करना है। तो क्या जो आपका मून था वो हर रोज़ अलग अपीयर हो रहा था, क्या मून की जो शेप थी वो हर रोज़ अलग अलग दिख रही थी, जो मून था विजिबल क्या वो पूरे दिन हमको मून दिखा, या फिर कुछ और जो चेंजेस थे वो थे। डिड द मून अपीयर एट द सेम पोजिशन इन द स्काई एज द प्रीवियस डे, जो हमारा मून था क्या सेम टाइम पे वो स्काई में सेम पोजिशन पर दिख रहा था जैसा वो पिछले दिन था। आइए इन सब चीज़ों का जो है हम आंसर ढूंढते हैं, किसमें, फेजेस ऑफ द मून में, और फेजेस ऑफ द मून के बारे में जानते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो ब्राइट पोर्शन है मून का वो डिक्रीज हो रहा है फुल सर्कल से हाफ सर्कल में एक हफ्ते में। आपने जब ये एक्टिविटी करी तो हम अभी क्या कर रहे थे, जो ब्राइट पोर्शन था मून का उसको छोटा करते जा रहे थे। तो आपने देखा कि फुल मून के बाद जब आपने शुरू करा तो जो ब्राइट पोर्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और एक हफ्ते में क्या होगा, वो जो फुल सर्कल था वो बिल्कुल हाफ सर्कल बन जाएगा। ऑलराइट, तो फुल सर्कल हाफ सर्कल किसमें, कितने दिनों में बन गया, एक हफ्ते में बन गया। जो ब्राइट पोर्शन है वो उसके बाद एक हफ्ते के बाद और जो है छोटा होने लगता है, वो और श्रिंक होने लगता है, एक हफ्ते तक के जो है वो और छोटा होने लगता है। और जब सेकेंड वीक खत्म होता है तो वो जो हमारा मून है वो दिखना बंद हो जाता है। तो उस दिन क्या होता है, मून दिखता ही नहीं है। पहला हफ्ता जब बीता तो धीरे धीरे जो थी हमारी मून की ब्राइट पार्ट वो कम हुई और सर्कल हाफ हो गया। उसके बाद और कम होती गई और एक टाइम ऐसा आया दूसरे हफ्ते में, दूसरे हफ्ते के एंड पे कि जो हमारा मून था वो उस दिन हमको दिखाई नहीं, पूरा डार्क हो गया, ठीक है। तो ये जो 2 पीरियड है, 2 वीक का पीरियड है, उसको हम क्या कहते हैं, वेनिंग पीरियड ऑफ द मून, ठीक है। इसको हम क्यों कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेनिंग पीरियड ऑफ द मून कहते हैं। इसमें मून धीरे धीरे वैनिश होता रहता है, उसका ब्राइट पार्ट जो है वो कम होता रहता है। ये क्या है, हमारा फिगर है। फुल मून कहाँ है, ये है। इस दिन हमने क्या देखा, पूरा मून, पूरा सर्कल जो है हमने देखा। अब ये हमने कब देखा, सनराइज पर देखा था, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसके जस्ट नेक्स्ट डे जब एक्टिविटी अपनी शुरू करी तो देखा कि देखिए यहाँ पर धीरे धीरे क्या आ रहा है, डार्क हो गया, फिर ये जो है और डार्क हो गया, फिर ये पूरा जो है हाफ सर्कल हमारा क्या हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। ये हाफ सर्कल हमारा डार्क हो गया, उसके बाद जो है ये और डार्क हो गया, ठीक है। आप देखेंगे तो सिर्फ इतना देखिए ब्राइट पार्ट बचा, और उसके बाद इसमें बहुत थोड़ा सा ब्राइट पार्ट बचा, और ये पूरा का पूरा जो है हमारा डार्क मून बन गया। तो ये जब ब्राइटनेस कम हो रही है हमारे मून की तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेनिंग पीरियड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, वेनिंग पीरियड बोलेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा वेनिंग पीरियड ऑफ द मून। डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द मून्स विजिबल शेप ड्यूरिंग दिस साइकिल। इस साइकिल में अलग अलग नाम जो है दिया जाता है मून के शेप को, ठीक है। आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आपका जो है, जब आपका ये फुल मून है, पूरा जब आपको चांद दिख रहा है वो क्या है, फुल मून है। जब आपको चांद बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसके बाद से इसके नेक्स्ट डे से थोड़ा सा चांद दिखने लगेगा, फिर धीरे धीरे करके उसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो जब आपको चांद बिल्कुल नहीं दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम न्यू मून बोलेंगे। और स्टूडेंट्स, फुल मून से जब धीरे उसके नेक्स्ट डे जब हमारा जो है ब्राइट पार्ट है ज़्यादा है ना, आधे से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गिब्बस फेज बोलेंगे, ठीक है। जब हमारे
हमारे फुल मून के जस्ट बाद, और आधा जब हमको दिख रहा है, जो सर्कल हमको पूरा दिखता है जब वो आधा दिख रहा है, तो उससे पहले वाला जो पोर्शन रहता है कि मेजर पार्ट जो है वो है ब्राइट, उसको हम गिब्बस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ठीक है, इसमें आधा जो है वो क्या है, पार्ट हमको दिख रहा है ब्राइट, तो वो क्या हो गया? क्वार्टर हो गया। उसके बाद जब बिल्कुल वो स्लीक सा बनाना जैसा हमको दिखता है हमारा मून, जैसे हमको ईद के टाइम पे दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रेसेंट मून बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फेजेस में अलग अलग नाम दिए गए हैं। द डे जब आपको मून जो है पूरा ब्राइट फुल सर्कल देख रहा है, तब हमने क्या बोला कि वो फुल मून है, और फुल मून डे को हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो हम कहते हैं ना पूर्णिमा में पूरा चांद जो है चमकता रहता है, तो पूर्णिमा जो है फुल मून डे कहलाता है। और जिस दिन चांद दिखेगा ही नहीं उसको हम न्यू मून डे बोलेंगे, और न्यू मून डे का दूसरा नाम क्या होता है? अमावस्या होता है। ऑलराइट, तो अब न्यू मून के बाद जो है ब्राइट साइड क्या होता है? अब वापस से ग्रो करने लगता है। न्यू मून आया, उस दिन कुछ नहीं दिखा, फिर धीरे धीरे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट डे थोड़ा सा मून आपको दिख रहा है, उसके नेक्स्ट डे थोड़ा और दिखेगा। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि एक हफ्ते में जो हमारा सर्कल है, जो धीरे धीरे अभी ब्राइटनेस उसकी बढ़ रही है, वो पूरा हाफ जो है हमको ब्राइट दिखने लगेगा। मतलब आधा मून जो है वो हमको वापस से न्यू मून के एक हफ्ते बाद हाफ मून जो है हमको दिखने लगेगा। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीक में, उसके एक और वीक में क्या होगा? ये जो हाफ मून है वो और बढ़ेगा, और वो बढ़ते बढ़ते वापस से क्या बन जाएगा? फुल मून बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो न्यू मून था उसके 2 हफ्ते बाद वापस से हमको जो है फुल मून देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो पीरियड है जहाँ पर ब्राइट पार्ट मून का इंक्रीज हो रहा है उसको हम वैक्सिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पीरियड है क्या हुआ? न्यू मून, न्यू मून से अब जो है थोड़ी सी ब्राइटनेस आने लगी, थोड़ा और बढ़ा तो थोड़ा और जो है ये ब्राइट हो गया, उसके बाद पूरा आधा सर्कल ब्राइट हो गया, फिर गिब्बस फेज में आया और ज़्यादा ब्राइट हो गया, और फिर फाइनली जो है फुल मून बन गया। तो यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ रही है, और जब ब्राइटनेस बढ़ती है तो इसको क्या कहते हैं? वैक्सिंग फेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैक्सिंग पीरियड ऑफ द मून कहते हैं। और न्यू मून से क्वार्टर तक आने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है, और क्वार्टर से फुल मून तक जाने में 1 और हफ्ते का टाइम लगता है। तो टोटल न्यू मून से फुल मून तक आने में कितना टाइम लगा हमको? 2 वीक्स का। हमको फुल मून से न्यू मून तक जाने में कितना टाइम लगा था? 2 वीक्स का। तो टोटल एक फुल मून से पूरे दूसरे फुल मून तक आने में हमको कितने वीक्स का टाइम लगा? 1 2 3 4 वीक्स का टाइम लगा। मतलब 1 मंथ का जो है हमको टाइम लगता है। ऑलराइट, तो इंडिया में हम वेनिंग पीरियड को क्या कहते हैं? जिसमें ब्राइटनेस कम हो रही थी उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और वैक्सिंग पीरियड को क्या कहते हैं? जिसमें ब्राइटनेस बढ़ रही थी उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ऑलराइट, अब जो मून है वो वेनिंग पीरियड के बाद जो है वैक्सिंग पीरियड में जाता है, और इसका जो फिगर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, द साइकिल एक फुल मून से नेक्स्ट में कितना टाइम लेता है? मैंने आपको बताया 1 महीने का टाइम लगता है। एक फुल मून से पूरा क्रॉस करके दूसरे फुल मून तक जाने में 4 ही वीक्स या फिर 1 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, एक कंप्लीट सेट जो है, जो अलग अलग मून के फेजेस हैं, फुल मून, गिब्बस, फिर हमारा क्वार्टर, फिर क्रेसेंट, फिर न्यू मून, फिर क्रेसेंट, फिर वैक्सिंग और गिब्बस, और फिर फुल मून तक आने में जो है एक पूरा जो है साइकिल कंप्लीट होता है। और ये जो पूरा एक कंप्लीट साइकिल है ये एक ल्यूनार मंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ल्यूनार मंथ कहलाता है। और इसका डे कितना ड्यूरेशन होता है? इसका 29.5 डेज का ड्यूरेशन होता है। ऑलराइट, तो ये जो चेंज है शेप का, जो कि हमारा ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून जो है, ये जो चेंज है शेप का ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून का एक दिन से दूसरे दिन में, इसको जो है हम जब अर्थ से देखते हैं तो क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। जो अलग अलग हमको शेप देखने को मिलते हैं मून के अलग अलग दिनों पर, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। ऑलराइट,
अब लोकेटिंग द मून, आइए हमने जो अलग अलग फेजेस देखे हैं उनको क्या करें, उनको जो है स्काई में लोकेट भी करते हैं। ठीक है, तो जब आपने चेक किया मून को हर दिन सेम टाइम पर अलग अलग दिनों पर, ठीक है, जैसे कि सनराइज से हम चेक कर रहे थे, तो क्या आपने देखा कि ये अलग अलग पार्ट ऑफ द स्काई में दिखते हैं अलग अलग दिनों पर। फुल मून डे पर जब आप देखेंगे तो मून जो है नियरली कहाँ होता है, ऑपोजिट होता है सन के। जब आप फुल मून डे पर देखेंगे तो जो हमारा सन है वो मान लीजिए कब देख रहे हैं हम, सनराइज पे, तो सनराइज के टाइम पर सन कहाँ से निकलता है, सन हमारा निकलता है ईस्ट से, तो मान लीजिए ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो एक फुल मून डे पे जो सन है अगर वो ईस्ट में है तो जो हमारा फुल मून होगा वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट में होगा। ठीक है, अब वेस्ट में अगर है तो जब सनलाइट इस पे पड़ेगी तो जो पोर्शन, ये हमारा क्या है, स्फीयर है, सर्कल तो होता नहीं है ना हमारा मून तो स्फीयर होता है, 3D में पूरा स्फीयर होता है। तो जो पोर्शन हमारा सन की तरफ पड़ेगा, ये वाला पोर्शन पड़ेगा सन की तरफ, और ये इस पे पूरे पे जो है सन की लाइट जो है वो आके क्या होगी, पड़ेगी, पूरे पे जो है सनलाइट आएगी और पड़ेगी। और इसी वजह से, क्योंकि इस पूरे पोर्शन पे सन की लाइट आके पड़ रही है, इसी वजह से क्या होता है, हमको पूरा जो है सर्कल हमको दिखता है। ठीक है, क्योंकि पूरा वो वाला सर्कल जो अर्थ की तरफ फेस हो रहा है उस पूरे सर्कल पे आके सन की लाइट पड़ती है, इसलिए जो है हमको पूरा सर्कल दिखता है और हम कहते हैं कि फुल मून डे है। ठीक है, तो फुल मून डे पे क्या होता है, मून जो है बिल्कुल सन के ऑपोजिट होता है। फुल मून डे पे सन यहाँ है तो सन ईस्ट में है, तो मून जो है वेस्ट में देखने को मिलेगा। तो जब सन राइज होता है ईस्ट में तो मून जो है सेट हो रहा होता है वेस्ट में। इस दिन इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ठीक है, अब बाकी दिनों पर, अब फुल मून डे के नेक्स्ट डे क्या होगा कि अगर आप सनराइज पर देखेंगे तो जो ब्राइट पार्ट है वो क्या होने लगेगा, अब धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। अब आज फुल मून डे है, अब वो वेनिंग पीरियड में जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी ब्राइटनेस कम होने लगेगी, तो ब्राइटनेस डिक्रीज होने लगेगी और मून जो है वो सन की तरफ जाने लगेगा। अब ये जो मून है हमारा, ये हमारा फुल मून डे है। ठीक है, तो इस दिन अगर मान लीजिए सुबह सनराइज पर हम देख रहे हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा सन होगा और इसकी वजह से ये फुल मून है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, जब ये मूव करेगा तो आप देखिए ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये मूव करके सन की तरफ आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ब्राइटनेस से अब कम होने लगेगी ब्राइटनेस, तो ये किस में आ गया, ये वेनिंग पीरियड में आ गया। और वेनिंग पीरियड में आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट किधर है, सन की तरफ है। ऑलराइट, तो सन की तरफ जो है वो मूव करने लगेगा हमारा मून। तो जब ये ब्राइट पार्ट जो है मून का डिक्रीज हो जाता है हाफ में, तो मून जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है सनराइज के टाइम पे। तो जब हमारा फुल मून जो है बिल्कुल हाफ में आ जाता है, मतलब कि क्वार्टर अब हमको दिख रहा है, तो ये जो क्वार्टर है ये कब दिखता है, सनराइज पर आप देखेंगे तो ये कहाँ दिखेगा, बिल्कुल आपके सर के ऊपर दिखेगा। कहाँ दिखेगा, बिल्कुल सर के ऊपर दिखेगा। ठीक है, और कुछ दिनों बाद जो क्रेसेंट मून है, जो थिन कर्व्ड शेप है, वो देखने को मिलेगा और वो और पास दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ दिनों बाद हम कंसिडर क्या कर रहे थे, सनराइज पे, तो सनराइज पे ये मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन होगी क्योंकि सन जो है ईस्ट से राइज होता है, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, ये बिल्कुल हमारे सर के ऊपर देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ हूँ तो जो हमारा क्रेसेंट है वो और मुझे जो है मून के पास देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो हम फेज अगर जानते हैं मून का और ये भी जानते हैं कि वो वैक्सिंग फेज में है या फिर वेनिंग पीरियड में है, तो हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्काई में किसी भी दिन पे हमको कहाँ देखना है कि मून जो है, हमको पता रहे कि मून जो है कहाँ मिलेगा किस दिन। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कि मून जो है वो वैक्सिंग पीरियड में है या फिर जो है वेनिंग पीरियड में है, और अलग अलग फेजेस ऑफ मून के जो होते हैं, गिब्बस होता है, क्वार्टर होता है, फुल मून होता है, ये सारी अगर फेजेस के बारे में पता है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे पे हम कहाँ ढूंढेंगे अपनी स्काई में मून को। ठीक है, अब वैक्सिंग मून जो होता है वो सबसे इजी होता है स्पॉट करना, कब, सनसेट पर।
ठीक है। और वेनिंग मून को सबसे इजी कहाँ होता है स्पॉट करना? सनराइज पर। मैंने आपको क्या बताया था कि कब हम कर रहे हैं, हम जो है ये जो एक्टिविटी थी वो सनराइज पर कर रहे थे और उस टाइम पे ब्राइटनेस कम हो रही थी, मतलब कि वेनिंग मून था। तो वेनिंग मून को आप सनराइज पर स्पॉट कर सकते हैं और वैक्सिंग मून को जो है आप सनसेट पर इजीली स्पॉट कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये जो शिफ्ट हो, इन शिफ्ट की वजह से क्या होता है, जो मून है वो हमेशा राइज और सेट होता है अलग अलग टाइम्स पर सन से। ठीक है, अब सन भी जो है ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, मून भी जो है ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। लेकिन बात यह है कि इन दोनों की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए जो है जब यहाँ पे हमने देखा तो फुल मून सनराइज पर जो है यहाँ पे सन जो है ईस्ट से राइज हो रहा था और हमको जो है वेस्ट में देखने को मिल रहा था हमारा मून, क्योंकि इन दोनों की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। अ स्टेप फर्दर में आइए देखते हैं कि जो कन्फ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में फेजेस ऑफ मून को लेके वो क्या होता है। तो बहुत सारे लोग जो है ये मानते हैं कि जो मून है वो राइज करता है जब सन जो है सेट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मून जो है तब राइज करता है जब सनसेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। आप अपने लोकल न्यूज़पेपर में देखेंगे या फिर पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर जो कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वेबसाइट दी गई है, वो आपको जो है मून राइज का टाइम आपके एरिया में बताएगा। ठीक है, तो आपको जो है इन टाइम्स को चेक करना है कुछ दिनों के लिए और फिर आप क्या नोटिस करेंगे कि जो मून है वो हर रोज़ 50 मिनट देरी से उगता है। सन से जो है वो 50 मिनट देरी से जो है आपका मून हर रोज़ उगता है। कभी कभी जो मून राइज है वो आफ्टरनून में भी होता है, 2 से 4 के बीच में आपको जो है देखने को मिल सकता है कि मून जो है वो राइज हो रहा है। तो आप जो है मून को ईस्टर्न स्काई में दिन के टाइम पर स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो है थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। जहां पर मून राइज आपको दिया हुआ है जिस टाइम पे, उसका जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा ताकि जो मून है वो ऊपर आ जाए, अभी राइज होकर वो इतनी ऊपर आ जाए कि आपकी जो है विजिबिलिटी है उसकी रेंज में आ जाए। ठीक है, तो अब जो हमने चीज़ें देखी, जो हमने मून को लोकेट किया, जो हमने फेजेस देखे मून के, आइए जानते हैं कि आखिर उनके पीछे का साइंस क्या है। तो जो शेप है मून का वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ जो पार्ट हम देखते हैं उस पे पड़ती हुई लाइट का जो अमाउंट है वो चेंज होता है। ठीक है, आप रिकॉल करेंगे अपनी लर्निंग से कि मून जो है उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन वो शाइन करता है। क्यों शाइन करता है? क्योंकि जो हमारा सन है वो अपनी जो लाइट है उस पे डालता है मून पे और वो लाइट जो है क्या होती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अब क्या होता है कि जो आधा मून है जो फेस कर रहा है सन को, वो क्या है, वो जो है इल्यूमिनेटेड है, उस पे तो सन की लाइट पड़ रही है, वो तो बहुत ब्राइट दिखेगा। और जो आधा पार्ट है जो सन को फेस नहीं कर रहा है वो नॉन इल्यूमिनेटेड रहेगा और वो ब्राइट नहीं दिखेगा, है ना। जिस तरह सन की लाइट पड़ रही है, देखिए आधा कैसा है, ब्राइट है, आधा जो है हमारा मून वो कैसा है, डार्क है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मून हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उस बॉल जैसी चीज का, उस स्फीयर का आधा हिस्सा ही तो एक बार में अर्थ की तरफ होगा, आधा हिस्सा अर्थ जो पीछे का हिस्सा है वो थोड़ी ना दिखेगा। तो ऐसी वजह से क्या होता है, हमेशा हाफ पार्ट जो होता है मून का वो ही अर्थ की तरफ फेस करता होता है। अब जो पोर्शन है मून का जो अर्थ को फेस कर रहा है, ज़रूरी थोड़े ना है कि हमेशा उस पे जो है पूरी की पूरी लाइट आके सन की पड़े, है ना। तो हम जो है वही हिस्सा देख पाते हैं जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन हमको मून का अर्थ से दिखता है। मान लीजिए कि कोई पोर्शन है हमारे मून का जिस पे, अच्छा मून के आधे पार्ट पे पड़ा क्या, हमारा सनलाइट। अब उस आधे पार्ट में से जितना हिस्सा हमारी अर्थ की तरफ फेस
फेस करेगा उतना ही हिस्सा तो हम देख पाएंगे मून का, उतना ही हिस्सा तो ब्राइट रहेगा, सिर्फ ब्राइट पार्ट जो है वो हम देख पाते हैं। तो कभी कभी जो पूरा हमारा मून है वो क्या होता है, इल्यूमिनेटेड होता है, और वो जब पूरा इल्यूमिनेटेड होता है तो अभी हमने फुल मून में देखा था, और वो पूरा का पूरा अर्थ से दिखता है। तो ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है फुल मून के दिन कि जो हमारी सनलाइट है वो पूरी की पूरी जो है पड़ती है हमारे उसी हिस्से पे जो कि अर्थ को फेस कर रहा होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक पार्ट होता है जो अर्थ को फेस कर रहा होता है और उस पे जो है लाइट पड़ रही होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो ही हम देख पाते हैं, और वो फुल सर्कल नहीं। अगर पार्ट पे पड़ रहा है अर्थ की तरफ जो फेस कर रहा है पार्ट, तो हम क्या फुल सर्कल देख पाएंगे? नहीं। तो इसलिए हम जो है फुल सर्कल नहीं देखते हैं। और जो न्यू मून डे होता है उस दिन क्या होता है, जो न्यू मून डे है हम कोई भी जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सनलाइट जो हमारा मून है उसके उस पार्ट पे पड़ती है जो अर्थ को फेस नहीं करता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो सिर्फ अर्थ की तरफ होता है, और इल्यूमिनेटेड पार्ट एकदम ऑपोजिट होता है, इसलिए हम उस दिन मून नहीं देख पाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं, ठीक है। तो मून जो है इन्हीं रीजंस की वजह से अलग अलग दिन हमको स्काई में अलग अलग तरीके का, अलग अलग शेप का दिखता है, ठीक है। तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं कि कैसे जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है मून का जो हम देखते हैं वो चेंज होता है, और इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है किसके रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो व्हाई डज द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून seen from the earth decrease when it appears closer to the sun? जब हमारा illuminated portion है वो डिक्रीज क्यों हो जाता है जब मून हमको सन की तरफ आता हुआ दिखता है या फिर सन की तरफ जो है मूव करता हुआ दिखता है? आइए एक्टिविटी करनी है। हमको क्या करना है, एक बॉल ले लेनी है जिसको एक स्टिक में फंसा लेना है, और जो ऐसे रूम में जाना है जहाँ पर लाइट जो है बहुत कैसी हो, डिम हो, और उसमें एक जो है बल्ब लगा लेना है, और ये जो हमने स्टिक बनाई थी इसको ऐसे अपने हेड से थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर क्या है रख देना है, और बिल्कुल ऐसे फेस करना है कि अपने आप को क्या मानना है कि हमारा हेड जो है वो अर्थ है, जो हमने बॉल लगाई है वो क्या है, मून है, और जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है ये क्या है, सन है। तो बिल्कुल सोर्स ऑफ लाइट ये हमारा मून और हमारा हेड जो है वो अर्थ है, ऐसे जो है हमको सेटअप बनाना है, ठीक है। अब आपको होल्ड करना है, ये हमने जो है कर लिया। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो आपने सबसे जो पहली पोजीशन है, चलिए सबसे पहली पोजीशन से शुरुआत करते हैं, जो ई वाला पार्ट है, ठीक है। आप अपनी बुक में जो है ये फिगर देखिए 11.4b, तो इसमें आप देखेंगे जो ई वाला पार्ट है वो कैसा है, उसमें आपने क्या किया है, आपने खुद का हाथ पूरा स्ट्रेट रखा है, थोड़ा सा अबव हमारे हेड के लेवल पे, और पीछे जो है लाइट जल रही है। तो वो लाइट जो है जो हमारा बॉल है उसके पीछे वाले पोर्शन पे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, जो अर्थ की तरफ, अर्थ क्योंकि हमारा हेड है, अर्थ की तरफ जो पोर्शन है उस पे तो लाइट आ ही नहीं रही है, सिर्फ पीछे वाले पोर्शन पे उधर से आती हुई लाइट जो है आ रही है। तो यहाँ पे हमको पीछे वाला पोर्शन कैसा दिखेगा, देखिए जैसे पीछे वाला पोर्शन हमको पूरा का पूरा जो है डार्क दिख रहा है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमने पहला तो कर लिया, तो पहला अगर हमको पूरा का पूरा पोर्शन डार्क दिख रहा है तो वो कैसा बोले, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम न्यू मून बोलेंगे। उस दिन हमको दिखा ही नहीं, और इस दिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो पास है हमारे मून और सन एक दूसरे से, है कि नहीं। इस दिन हम देखेंगे सबसे ज्यादा पास है। इसके बाद अब हमने इसको रोटेट किया, जब आप रोटेट करेंगे तो वहां से जो लाइट आ रही थी वो क्या होगी, अब यहाँ पे जो हमारा बॉल है उसके इस पार्ट पे भी थोड़ा सा पड़ेगी, ये अगर बॉल है तो इसके इस पार्ट पे भी आकर पड़ेगी, और ये पार्ट जो है थोड़ा विजिबल है, तो एक पतला सा क्रिसेंट मून जो है वो बनेगा। ऐसे ही आप जब पूरा रोटेट करेंगे, पूरी सर्कल में आएंगे, तो कहां पर पहुंचेंगे एक टाइम के बाद कि हमारी लाइट जो है वो इधर जल रही है, और हमारा जो मून है वो कहां है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या होगा, जो लाइट जल रही थी वो पूरी की पूरी लाइट जो है हमारे मून के इस पार्ट पे पड़ेगी, जो पार्ट अर्थ को फेस कर रहा था। तो इस पार्ट पे जो है पूरी की पूरी लाइट पड़ेगी, तो पूरा का पूरा हमको मून जो है
दिखेगा तो ये फुल मून हो जाएगा। और फिर जब जो है आप मूव करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये जो लाइट है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, क्योंकि अब ये जो है वापस से वेनिंग फेज में आ गया है। कम होते होते बिल्कुल इधर आएगी तो क्वार्टर हो जाएगी, वेनिंग क्वार्टर, और वापस से जो है न्यू मून पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए ई से हमने शुरू किया था, बिल्कुल आपको क्या दिखा, नो मून, उसके बाद न्यू मून दिखा, उसके बाद क्रेसेंट दिखा आपको, फिर आपको थोड़ी देर बाद और ज़्यादा करके आप फुल मून तक आएंगे। और फुल मून से जब आप, फुल मून कब था, जब हमारा सन इधर था और हमारी जो मून था वो बिल्कुल इधर था, और जब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे तब सबसे ज़्यादा जो है हमको मून बड़ा और पूरे सर्कल में दिख रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे वापस से कम होके फुल मून तक, न्यू मून पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये थी हमारी एक्टिविटी जिसमें हमने अलग अलग फेजेस ऑफ मून देखे। ठीक है, तो जब बॉल को आपने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा था लैंप के ए पे, तो आपने क्या देखा, फुल मून डे देखा। और जब आपने ई पे रखा था कि बिल्कुल जो है दोनों एक दूसरे से सबसे ज़्यादा क्या हैं, पास हैं, जब डायरेक्शन ऑफ लैंप में देखा था तो आपने न्यू मून डे देखा था। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये एक्टिविटी समझ आ गई। नेक्स्ट, नाउ अब बाकी जो केसेस हैं जो लाइन सेपरेट कर रही है इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शंस को बॉल के, वो आपको जो है कर्व्ड दिखेगी। कैसी दिखेगी, आप ये जो देखेंगे इसमें जब लाइन जो सेपरेट कर रही है वो आपको ऐसे कर्व्ड दिखेगी, है कि नहीं। आप देखिए ये तो चलिए हाफ हो गया है, यहाँ पे भी जो क्रेसेंट फेज है आप देखिए उसमें ये जो लाइन जो कि ये डार्क वो है, मैं शेड कर दे रही हूँ। बाकी आप देखेंगे तो ये जो मून है वो बिल्कुल कैसा स्लीक सा कर्व सा बनता है। क्रेसेंट आपने देखा होगा, है ना, वो बिल्कुल स्लीक सा कर्व सा दिखता है। तो हमेशा ये जो लाइन बनती है जो इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट को अलग अलग करती है, वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का हमारा जो मून है उसकी वजह से। ठीक है, और इसी से शेप के सिमिलर जो है हमारा जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो क्या होता है, सिमिलर टू द शेप ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन। इल्यूमिनेटेड पोर्शन का जो शेप है उसी के सिमिलर क्या है, मून जो है हमारा अर्थ पर देखने को हमको मिलता है अदर डेज पे। कुछ दिन ऐसा होता है कि जो नॉन इल्यूमिनेटेड डेज हैं वैसा जो है हमको देखने को मिलता है अलग दिनों पे। कहने का क्या मतलब है मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ये अभी क्या है, क्रेसेंट के शेप का आपका नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है, यही क्रेसेंट के शेप का आपका यहाँ पर इल्यूमिनेटेड पार्ट हो जाएगा। तो एक दिन जिस शेप का नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है, अगले टाइम जो है कुछ हफ्तों के बाद उसी शेप का आपको इल्यूमिनेटेड पार्ट देखने को मिलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमने क्या सीख लिया कि अलग अलग फेजेस ऑफ द मून आखिर क्यों होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फिगर है 11.5a अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो क्या शो करता है, पोजीशन ऑफ द मून की अलग अलग पोजीशन जो हैं वो क्यों हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये जो हमारा फिगर है ये दिखा रहा है कि अलग अलग पोजीशन ऑफ द मून कैसे होते हैं। तो जैसा कि हमको फिगर में दिखाया गया है, अर्थ और सनरेज जो हैं वो हैं इस फिगर में, और जो मून है वो क्या कर रहा है, हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है पोजीशन ए से एच तक, और फिर ए पे वापस से आ जा रहा है। तो इस फिगर में क्या दिखाया गया है कि ए से शुरू हो रहा है, रिवॉल्व करके हमारे अर्थ के अराउंड ये जो मून है वो वापस से ए पर आ जा रहा है। ठीक है, और जो साइड ऑफ द मून जो फेस कर रहा है सन को वो इल्यूमिनेटेड होता है। ऑफ कोर्स जिधर सनलाइट पड़ेगी वो तो इल्यूमिनेटेड होगा ही। जो पोर्शन ऑफ मून अर्थ को फेस कर रहा है उसको ऑरेंज डैश लाइन से और एरोज से बनाया गया है। आप देखिए ये जो ऑरेंज डैश लाइन है मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, अर्थ को फेस कर रहा है। ऐसे ही सारे में जो है बनाया गया है, देखिए ठीक है। तो जहां पे मैंने बनाया है उसके जो अर्थ की तरफ वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो अर्थ को फेस कर रहा है वो पार्ट। ठीक है, तो जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है इस पार्ट का, जो पार्ट
जो हमारा पार्ट अर्थ की तरफ है उसमें से कितना पोर्शन इल्यूमिनेटेड है, कितना पोर्शन उसमें से ब्राइट दिख रहा है, वही हमको जो है बताएगा कि हमारा जो मून है वो किस शेप का है। क्योंकि हम इतना ही पार्ट अर्थ से देख पाएंगे, तो इसमें जितना पार्ट इल्यूमिनेटेड होगा उसी शेप का हमको जो मून है वो दिखेगा। ठीक है, तो at position B and H more than half of the illuminated portion called the gibbous phase can be seen। अब जो हमारा पोजीशन है B और H, इस पे आप देखेंगे तो सिर्फ इतना पार्ट जो है वो नॉन इल्यूमिनेटेड है, आधे से ज़्यादा। अब ये जो ऊपर का पार्ट है इसका आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो इल्यूमिनेटेड है। सेम है इसमें भी कि इसमें आप देखिए, आपको पीछे का पार्ट नहीं देखना है क्योंकि वो तो अर्थ को फेस ही नहीं कर रहा है। नीचे का जो पार्ट है सिर्फ वो अर्थ को फेस कर रहा है और उसमें ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो नॉन इल्यूमिनेटेड है, बाकी ये पूरा आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो क्या है, इल्यूमिनेटेड है। तो इसका मतलब है इन दोनों में जो हमारा अर्थ की तरफ फेसिंग पार्ट है मून का, उसका आधे से ज़्यादा पार्ट इल्यूमिनेटेड है। और इसको कौन सा फेज कहते हैं, इसको हम गिब्बस फेज कहते हैं। ऑलराइट, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब आपको जो है प्रैक्टिकली दिख भी गया। ऑलराइट, अब बात करते हैं पोजीशन डी और एफ की। लेस देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन, इसको हम क्रिसेंट फेज कहते हैं, कैन बी सीन। अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डी और एफ की। तो डी और एफ में आप ऐसे पहले तो लाइन बना लीजिए। अब आप देखेंगे जो पार्ट अर्थ को फेस कर रहा है उसमें से बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इतना पार्ट देखिए, ये क्या है, नॉन इल्यूमिनेटेड है। इसमें मेजर पार्ट नॉन इल्यूमिनेटेड है, इसमें मेजर पार्ट क्या है, नॉन इल्यूमिनेटेड है। मतलब कि बहुत ही कम पार्ट है जो कि इल्यूमिनेटेड होता है, जो अर्थ को फेस कर रहा होता है। मतलब कि हमको जो मून है वो बिल्कुल कैसा दिखेगा, पतला सा दिखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रिसेंट फेज कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिसेंट फेज जो है वो बोलेंगे। और जब हाफ ऑफ द मून जो है वो रहेगा, इसमें देखिए आधा मून जो है सी और जी में, आधा मून जो है वो नॉन इल्यूमिनेटेड है और आधा जो है वो इल्यूमिनेटेड है। तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम जो है क्वार्टर बोलते थे। जब पूरा मून इल्यूमिनेटेड है जो अर्थ की तरफ फेस हो रहा है तो ये फुल मून था, और जब अर्थ की तरफ फेस होने वाला मून बिल्कुल भी इल्यूमिनेटेड नहीं है तो इसको हम बोलते थे न्यू मून। ठीक है, सारे फेजेस ऑफ द मून के नाम पता चल गए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चेंज इन फ्रैक्शन ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून सीन फ्रॉम अर्थ कॉजेज फेजेस ऑफ द मून। जो हमारे अलग अलग फेजेस ऑफ मून है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस अमाउंट जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा फ्रैक्शन है इल्यूमिनेटेड पोर्शन का, जो कि मून का हम अर्थ से देख रहे हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से अलग अलग फेजेस ऑफ मून होते हैं। जो हमारा अर्थ की तरफ फेस कर रहा है मून का पार्ट, उस पर कितनी लाइट पड़ रही है जो हम अर्थ से देख पा रहे हैं, सिर्फ वो ही जो है अलग अलग दिनों पे चेंज होता रहता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। ठीक है तो जो फेजेस जो कि हमको दिखेंगे अर्थ से अलग अलग पोजीशंस पे, वो हमको यहाँ पर फिगर में दिए हुए हैं। अब आप समझिए कि जो ए है ये फुल मून है, अब इसके बाद ये धीरे धीरे कम होगा और न्यू मून तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वेनिंग पीरियड हो गया, ये हमारा वेनिंग पीरियड हो गया। अब न्यू मून से जो है धीरे धीरे बढ़ेगी ब्राइटनेस और फुल मून तक वापस जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वैक्सिंग फेज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा वैक्सिंग फेज हो गया। ऑलराइट, अब क्योंकि जो रोटेशन पीरियड होता है अर्थ का एक दिन में, वो छोटा होता है जो रिवॉल्यूशन पीरियड होता है हमारे मून का, जो कि 1 महीने के बराबर होता है। अब हमारा एक ही दिन में 24 घंटे में अर्थ रोटेट कर जाती है और मून रिवॉल्व करता है। मून रिवॉल्व करता है, पूरा 1 महीना लेता है, एक लूनार साइकिल लगाता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि इसकी वजह से आप अर्थ पर खड़े होकर कहीं से भी मून को देखेंगे तो आपको जो है एक पर्टिकुलर दिन पे मून जो है एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो मून जो है, अब आप अगर 11.5 में देखेंगे तो जो न्यू मून है वो
सबसे क्लोज अपीयर होता है सन से और सबसे फार्दर जो है वो फुल मून पर अपीयर होता है। इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब इधर से सनलाइट आ रही है तो बिल्कुल जो है जो पूरा पोर्शन जो सन की तरफ है उस पर जो है लाइट पड़ी और जो पोर्शन हमारे अर्थ की तरफ है उस पर बिल्कुल लाइट नहीं पड़ी। तो ये कौन सा है, न्यू मून डे है और ये देखिए आप सन के सबसे करीब है और फुल मून डे पे सारी लाइट आकर उसी पार्ट पे पड़ी जो अर्थ को फेस कर रहा था। तो ये कैसा दिन हुआ, ये फुल मून डे है और इसमें सन और अर्थ में, सन और मून में बिल्कुल जो है दोनों का डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट होता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इज दिस नॉट व्हाट वी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 11.1? यही तो हमने जब एक्टिविटी करी थी ऑब्जर्वेशन वाली तब भी तो ऑब्जर्व किया था। तो एक्टिविटी 11.1 में हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जो पोजीशन है मून का सनराइज पर या फिर सनसेट पर वो अपीयर होता है थोड़ा सा शिफ्टेड सक्सेसिव डेज में। हमने क्या नोटिस किया था कि जो मून का जो फेज है, जो मून आपको आज ओवरहेड दिख रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, कल आप देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको उसी टाइम पर सर के ऊपर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये समझने की बात है, ये मैं आपको बता दूं। ये मान लीजिए आपने क्या है, आज आप जो है एक जगह पर खड़े और आपको बिल्कुल जो है एक टाइम पे यहाँ पर दिख रहा है, अगले दिन जो है वो मून क्या होगा, आपको इसी जगह पर आपके बिल्कुल हेड के ऊपर थोड़ी देर बाद दिखेगा, करीब 50 मिनट बाद दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मून होता है वो अपनी ऑर्बिट में थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है और हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करके जो है वो रोटेट करके जो है 24 आवर्स में यहाँ पहुँचती है। अब जब ये वो यहाँ पहुँच रहे हैं तो मून आगे बढ़ चुका है, तो इसको कवर करने के लिए अर्थ को थोड़ा और रोटेट होना पड़ेगा। 50 मिनट जब और रोटेट होगी तो जब यहाँ आएगा तब जो है बिल्कुल आपके सर के ऊपर ये जो मून है वो आएगा। तो 50 मिनट्स का जो है डिले हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अर्थ जो है वो रोटेट होती है ज़्यादा, अर्थ जो है उसको थोड़ा सा रोटेट ज़्यादा होना पड़ता है सो दैट वो उसी पॉइंट पर जो है बिल्कुल, अगर ओवरहेड जैसे हम कंसिडर कर रहे थे तो उस पॉइंट तक जहाँ पर कल आई थी अर्थ को आज थोड़ा ज़्यादा रोटेट होना पड़ेगा उसी पॉइंट पर आने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे विजिबल फेजेस होते हैं अलग अलग मून के वो लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और स्टेप फर्दर में आइए देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। तो जो मून के फेजेस होते हैं वो इसलिए नहीं होते हैं कि अर्थ की जो है शैडो पड़ रही है या फिर जो है लूनार और सोलर इक्लिप्स की वजह से हमको अलग अलग फेजेस ऑफ मून देखने को मिल रहे हैं। हमने जैसा कि पढ़ा कि जो फेजेस हैं मून के वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा सन है, जो अर्थ है और जो हमारा मून है उसका प्लेसमेंट कैसा है, कितनी लाइट जो है वो पड़ रही है उस पार्ट ऑफ मून पे जो कि अर्थ की तरफ है, उस पे डिपेंड करते हैं अलग अलग फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, तो अर्थ की जो शैडो है वो मून पर अगर पड़ेगी तो उससे ल्यूनार इक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, मून फेजेस नहीं होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। और वैसे भी ल्यूनार इक्लिप्स रेयर होता है और बहुत ही कुछ मिनट्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ल्यूनार इक्लिप्सेस जो होते हैं वो सिर्फ फुल मून डे पर होते हैं और सोलार इक्लिप्स जो हैं वो सिर्फ न्यू मून डे पर हो सकते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, फुल मून डे पर सबसे दूर है ना। फुल मून डे अगर मान लीजिए ये हमारा सन है और फुल मून डे कंसिडर करना है तो जो हमारी अर्थ है वो और जो हमारा मून है वो सबसे ज़्यादा दूर होगा सन से। मतलब कि अगर ये अर्थ है तो दूर होगा हमारा सन से बिल्कुल क्या, हमारा मून। ठीक है, तो इस टाइम पे सनरेज जब जाएंगे तो इजीली कवर कर सकती हैं। इस टिल्ट के वजह से जो हमारी एक्सिस होती है वो टिल्टेड होती है, ये तो हमने पढ़ा है। और इस टिल्ट की वजह से जो है हर महीने नहीं होता है हमारा जो लूनार और सोलार इक्लिप्स है, नहीं तो हर महीने होता। इस टिल्ट की वजह से जो है ये रेयर हो जाते हैं। लेकिन आपका जो अगर लूनार इक्लिप्स है तो और सोलार इक्लिप्स है तो वो बिल्कुल फिक्स डे पर होता है। अब क्योंकि सन और मून के
बीच में अर्थ आ रही है तो ये लूनार इक्लिप्स है। और ये कब होगा? जिस दिन फुल मून डे होगा। फुल मून डे पे सन और मून सबसे ज्यादा दूर रहते हैं, और अगर ऐसे बिल्कुल सेम अलाइनमेंट में आ गए, सीधी अलाइनमेंट में कि पूरी शैडो जो है बन जा रही है, तो लूनार इक्लिप्स हो जाता है। अब जो सोलार इक्लिप्स है वो न्यू मून डे पे क्यों होता है? क्योंकि न्यू मून डे पे सबसे पास में होता है हमारा जो मून है सन के। अब यहाँ पर जो रेज आएंगे वो क्या करेंगे? अगर ऐसा अलाइनमेंट बन गया कि अर्थ पे इसकी शैडो बन जा रही है तो क्या बन जाएगा? तो वो जो है हमारा सोलार इक्लिप्स बन जाएगा, क्योंकि सोलार इक्लिप्स में सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब हम देखेंगे कि आखिर जो कैलेंडर्स थे उनकी क्या ज़रूरत पड़ गई, और हमने कैलेंडर्स को जो है बनाया कैसे, टाइम को कैसे मेजर करना जो है हमने सीखा। ठीक है, तो हमने सीखा है कि जब आप देखेंगे अर्थ से सन को तो कैसा लगता है कि वो ईस्ट डायरेक्शन से जो है राइज हो रहा है और वेस्ट डायरेक्शन में जो है सेट हो जाता है, और अगेन नेक्स्ट डे जो है ये सेम चीज़ क्या होती है? रिपीट होती रहती है। तो ये जो पीरियोडिक मोशन था सन का, जो हम हर रोज़ देख पा रहे थे कि कहां से ईस्ट से राइज हो रहा है और वेस्ट में जाके सनसेट हो जा रहा है, और ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का जो है वो रोटेशन होता है, हमारे अपने अर्थ का रोटेशन अपनी खुद की एक्सिस पर जो है होता है, और उस रोटेशन की वजह से सनराइज और सनसेट जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो इस नेचुरल साइकिल को जो हमारा सन जो ये पीरियोडिक मोशन हमको देखने को मिला था, इसके हमने क्या बनाया? इससे हमने जो है एक मेजरमेंट बनाई टाइम की, जो सबसे मेजरमेंट छोटी थी उसको क्या बोला? एक दिन बोला। ठीक है, ये क्या थी? एक यूनिट थी टाइम को मेजर करने की, और ये किस चीज पर थी? जो रेपिटेटिव मोशन हमको देखने को मिला ये उस पे बेस थी। ठीक है, एवरेज टाइम जो होता है सन का, जो कि अपनी हाईएस्ट पोजीशन से, आज मान लीजिए हमारा जो सन है वो हाईएस्ट पोजीशन में है और अगले दिन वो पूरा घूम के मतलब कि सेट हो गया, फिर वापस से राइज हुआ और वापस से हाईएस्ट पोजीशन पर आया, तो अपनी हाईएस्ट पोजीशन से नेक्स्ट डे अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर आने में सन को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का, और इसको हम कहते हैं मीन सोलर डे। इसको हम क्या कहते हैं? मीन सोलर डे कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो जो हाईएस्ट पोजीशन है सन की स्काई में, ये आप कैसे मेजर कर सकते हैं? लेंथ ऑफ शैडो से, जो कि बनती हैं ऑब्जेक्ट में एक दिन में। अब दिन में क्या है हमारे पास? शैडो बनने के लिए हमारे पास लाइट का सोर्स है जो कि सन है, उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेंथ की शैडो बनती हैं। जब शैडो सबसे छोटी है तब जो है हम क्या पता कर लेते हैं? अब जो है हाईएस्ट पॉइंट पर हमारा जो सन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, शैडो सबसे शॉर्टेस्ट होती है जब हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा सन होता है स्काई में। आइए देखते हैं कैसे हम ये चीज मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमको जो है एक ग्राउंड ले लेना है जहां पे आपको जो है सन लाइट अच्छी मिले, फ्लैट ग्राउंड होना चाहिए, उसमें 1 मीटर की एक स्टिक जो है लगा दीजिए। अब क्या करिए, आप करीब दिन में 11 बजे ये एक्टिविटी शुरू करिए, ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि 11 बजे जो हमारा सन है वो उस स्टिक की शैडो कहाँ बना रहा है, उस पर एक डॉट लगा दीजिए। फिर हर 1 मिनट पे जो है आप जहां जहां शैडो मूव कर रही है वहां पे डॉट जो है लगाते जाइए। ठीक है, और इस एक्टिविटी को करीब 1:10 तक के दोपहर के करिए। उसके बाद क्या होगा, आप आइडेंटिफाई करिए कि जो शैडो है वो सबसे छोटा कब बना था, और कैसे इसको मेजर करेंगे। हमने हर 1 मिनट के बाद डॉट लगाया है, तो डॉट को कलेक्ट जब आप क्या करेंगे, डॉट को जब आप ऐड करते जाएंगे तो 1-1 मिनट ऐड करके आपको टाइम पता चल जाएगा कि अच्छा सबसे शॉर्टेस्ट शैडो ये बनी है। इसका मतलब है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा ओवरहेड आया था सन वो इसी टाइम पर आया था। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ द सोलर डे को हम जो है फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आज हमने क्या किया, आज हमने ये सेम एक्टिविटी करी और देखा कि आज जो है हाईएस्ट पॉइंट पे कब आया था सन। नेक्स्ट डे हमने ये सेम एक्टिविटी करी, नेक्स्ट डे देखा कि हाईएस्ट पॉइंट पे कब आया था सन, और उन दोनों जो हमको टाइम मिला है उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जितने घंटे आएगा उतने घंटे का हमारा एक मीन सोलर डे होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 22 मार्च 25 को अगर ये एक्टिविटी की गई तो
12:20 पे हमको सबसे छोटी शैडो मिली। नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो 23 मार्च को हमको 12:20 पे मिली। नेक्स्ट डे 12:19 पे मिली। तो आप देखेंगे तो 24 घंटे या फिर 23 आवर्स 59 मिनट्स, जो कि 1 मिनट बस कम है 24 घंटे से, एक एवरेज हमको 24 घंटे का टाइम जो है मिलता है। ठीक है, तो एक एवरेज जो है वो 24 आवर्स का हमको टाइम मिला। ठीक है, तो एक मीन सोलार डे कितने घंटों का होता है? जो हमारा एवरेज है 24 आवर्स का होता है। ठीक है, जो फेजेस हैं मून के वो हमको देते हैं एक और नेचुरल साइकिल। हमको पता है कि फुल मून से हाफ मून, फुल मून से जो है न्यू मून और वापस से फुल मून में एक पूरा साइकिल जो है हमारा लूनार साइकिल कंप्लीट होता है। तो जो फेजेस हैं मून के वो हमको एक और नेचुरल साइकिल, एक और रेपिटेटिव साइकिल देते हैं जो कि एक दिन से बड़ा होता है। 29.5 डेज का एक लूनार साइकिल होता है और वो एक दिन से ऑफकोर्स बड़ा होता है ना। मून जो है 29.5 डेज लेती है। ठीक है, तो ये जो साइक्लिकल फेज हमको दिख रहे हैं, ये जो रेपिटेटिव हमको जो है देखने को मिल रहा है फेज, इससे हमने एक और यूनिट बनाई मेजरमेंट ऑफ टाइम के, जो कि था मंथ। ठीक है, और ये मंथ जो था वो एक दिन से बड़ा था। तो 2 यूनिट मिल गई हमको, पहला हमको डे और हमने देख लिया कि हमने मंथ जो है वो कैसे बनाया था। अब जो अगली लार्जर यूनिट होती है टाइम को मेजर करने की, वो रिलेट होती है किससे? उसको हम जो है, जो नेचर में हमको अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं कि समर है, फिर ऑटम आया, फिर विंटर आया, फिर स्प्रिंग आया, ये जो साइकिल है ये हमको एक और बड़ा यूनिट देती है टाइम को मेजर करने का, जो की है ईयर। ठीक है, और वो हमारे दिन और मंथ से दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, तो आपने जो है सीखा था क्या कि हमारी जो अर्थ है वो 365 डेज में, इनफैक्ट 365 और क्वार्टर ऑफ अ डे, मतलब कि एक क्वार्टर एक दिन का कितना होगा? 1/4 हिस्सा, मतलब कि 6 घंटे। तो अप्रोक्सीमेटली 365 डेज और 6 आवर्स में क्या करती है? अपना रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करती है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो अर्थ जो है एक साइकिल ऑफ सीजन इतने टाइम में जो है कवर कर लेती है। तो जब वो 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट कर रही है एक रोटेशन, तो उसमें एक बार समर, फिर हमारा ऑटम, फिर विंटर और फिर स्प्रिंग जो है वो सब एक बार जो है आ जाता है, और अगला समर शुरू होने से पहले हमारा ये जो रोटेशन रिवॉल्यूशन है अर्थ का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जब हमारा एक साइकिल ऑफ सीजन अर्थ कंप्लीट कर लेती है, इसको हम एक सोलार ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 सोलार ईयर बोलते हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? तो लूनार कैलेंडर्स के बारे में आइए जानते हैं। हमने देख लिया कि हमारा जो अलग अलग चीज़ें हैं, दिन कैसे देखा, मंथ कैसे देखा, ईयर कैसे देखा। अब जान लेते हैं लूनार कैलेंडर्स कैसे आए। तो एंशिएंट टाइम में लोगों ने नोटिस किया कि एक साइकिल जो सीजन का है उसमें 12 लूनार जो हमारी साइकिल है वो फिट हो रही हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि 12 बार ये जो हमारी लूनार साइकिल हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। कब? एक बार जब हमारे सारे सीजन्स आके चले जाते हैं, उतने में 12 बार हमको जो है लूनार मंथ्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है लूनार कैलेंडर जो है आए। ठीक है, जहाँ पर एक दिन जो था वो सबसे छोटी यूनिट थी, एक मंथ जो था वो नियरली 29.5 डेज का होता था, और एक लूनार ईयर जो था उसमें 12 बार ये मंथ जो हैं वो क्रॉस करते थे, मतलब कि 12 लूनार मंथ का जो है एक ईयर होता था, एक लूनार ईयर। ठीक है, जो फेजेस थे हमारे मून के, उन्होंने हमको क्या दिया? ईजी और परफेक्ट वे दिया, सो दैट हम टाइम को क्या कर पाएँ? ट्रैक कर पाएँ। ठीक है, हाउएवर लूनार कैलेंडर में जो है सीजन जो थे वो सिंक्रोनाइज नहीं थे। जैसे इस साल जो हमारा सीजन आ रहा था इस डेट पे, नेक्स्ट ईयर जो है वो सीजन उसी डेट पे नहीं आ रहा था। ये जो अगले साल जो है आने वाला जो सीजन था वो हमको सही टाइम पर बैठ नहीं रहा था। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एग्रीकल्चर में सीजन को हमको जानना, क्योंकि उस टाइम पे हमको जो है सीजन के हिसाब से क्रॉप्स वगैरह लगाते होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी हमारे
ल्यूनार कैलेंडर में। क्यों आ रही थी? क्योंकि एक ल्यूनार ईयर में 354 डेज होते हैं, लेकिन अर्थ को रिवॉल्व करने में 365 डेज 6 आवर्स लगते हैं, और अर्थ के रिवॉल्व होने की वजह से अलग अलग सीजन्स हैं, लेकिन फेजेस ऑफ मून के हिसाब से एक साल तो 354 में जो है ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए जो है हमारे सीजन और ये जो हमारा लूनार कैलेंडर था ये आपस में सिंक में नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ से हमने जो है एक नया कैलेंडर निकाला जिसको हमने बोला सोलार कैलेंडर। यहाँ से क्या निकाला हमने? सोलार कैलेंडर। तो ये ज़रूरी था जानना कि जो अराइवल ऑफ सीजन होते हैं वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और इसी की वजह से हमने क्या बनाया? हमने क्रिएट किया सोलार कैलेंडर्स। ठीक है, अब अर्थ के रिवोल्यूशन के बेसिस पे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो हमने वो जो सोलार कैलेंडर बनाया वो किस पे बेस था? अर्थ के रिवोल्यूशन के बेसिस पे जो वो हमारे सन के अराउंड करती है। ठीक है, अब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो कैसा है? वो सोलार कैलेंडर ही है। ठीक है, सोलार कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है यही वाइडली जो है आजकल यूज़ होता है। जो मंथ्स हैं सोलार कैलेंडर में उसको हमने एडजस्ट किया है कि 365 डेज ऐड होकर टोटल आ जाएं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप देखेंगे कि कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ में 31 होते हैं, और फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं, और टोटल करके 365 डेज जो है आ जाते हैं। अब जो ये 365 डेज हैं इसमें हमने क्या पढ़ा कि अर्थ जो है वो 365 डेज और 6 आवर्स और लेती है। तो जब ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 4 बार आप जोड़ेंगे तो 24 घंटे एक दिन के बराबर हो जाएगा। इसलिए हर 4 साल में जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं ये ऐड हो जाते हैं हर कब? 4 साल में, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको जो है हम लीप ईयर बोलते हैं। तो सोलार कैलेंडर में हर 4 साल बाद हमको जो है लीप ईयर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर एक ईयर को आप जो है 4 से जो है डिवाइड करें तो उसमें एक लीप डे ऐड हो जाता है। कोई भी ऐसा जो डिजिट है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, जैसे मान लीजिए 2024 है, इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 2025 तो पूरा डिवाइड होगा नहीं, इसमें तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो इसका मतलब ऐसे जो भी ईयर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं वो जो है उसमें एक लीप ईयर जो है ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अ स्टेप फर्दर में आइए देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। तो अर्थ जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा जो है कम टाइम लेती है। जो हम कह रहे हैं ना 365 डेज और 6 आवर्स, अर्थ जो है 365 डेज और 6 आवर्स से थोड़ा सा कम टाइम लेती है। 365 डेज और 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड फ्यू सेकेंड्स जो है वो अर्थ हमारी लेती है एक बार रिवोल्यूशन जो है कंप्लीट करने में। ठीक है, तो एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब आता है? स्प्रिंग के टाइम में ऐसा दिन जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब कि हमारा जो करीब वो 21 मार्च वाला जो टाइम होता है वो होता है इक्विनॉक्स। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स से अगले स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक जो है एक ईयर हम मानते हैं, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से अगले स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक एक ईयर हो गया। और कितना टाइम लगा? इसमें लगा 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और कुछ सेकेंड्स। अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 6 जो है हम घंटे कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हमको 12 मिनट अप्रॉक्स का जो है फर्क आ जाता है। ठीक है, तो हर रोज आप जो है एडिंग अ डे एवरी 4 ईयर्स तो हेल्प करता है हमको। हर 4 साल में हमने एक जो है दिन ऐड कर दिया है, तो इससे आप सीजन्स के साथ सिंक में तो रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारा टाइम जो है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने 6 घंटे रफली ले लिया है लेकिन वो 5 आवर 48 मिनट्स हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो क्या हो रहा है? उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आने लगता है। इसको फिक्स करने के लिए क्या किया गया? कुछ जो लीप ईयर थे उनको हर 100 साल में क्या किया गया? उनको स्किप कर दिया जाने लगा। जैसे 1700, 1800, 1900 में इन सब में जो है लीप ईयर नहीं आए, लेकिन स्किप करने के बाद क्या हुआ कि
आप जब 1700 वाला जो पोर्शन जो ईयर था उसमें स्किप कर दिया, आपने पूरे में नहीं लिया। उसके बाद 1800 वाला था, उसमें पूरे में नहीं लिया, ठीक है। 1900 था, उसमें पूरे में नहीं लिया। तो इसकी वजह से फिर ये जो कैलेंडर था वो लैग करने लगा, वो जो है थोड़ा थोड़ा पीछे होने लगा। अब इसको जो है सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि हर 400 साल बाद, जैसे मान लीजिए आपका 2000 है, ठीक है, या फिर 1600 था, 1700 से पहले क्या था 1600 था, और 1600 के 400 साल बाद क्या आएगा 2000, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हर 400 साल बाद एक लीप ईयर फिर से ऐड कर दिया गया, जैसे कि 1600 में और 2000 में जो है आपको एक जो है लीप ईयर वापस से देखने को मिलेगा। तो इस करेक्शन की वजह से जो हमारा कैलेंडर है अब वो क्लोजली मैच हो गया है सीजन्स वगैरह से, ठीक है। तो हमने जैसा कि पहले पढ़ा, सीजन जो है वो कॉज क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और इसका जो मूवमेंट है एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से फिर विंटर इक्विनॉक्स और फिर वापस से स्प्रिंग इक्विनॉक्स, मतलब एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से दूसरी स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है उसमें एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है। अब जो टाइम है सक्सेसिव स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस का, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से दूसरी स्प्रिंग इक्विनॉक्स में एक ट्रॉपिकल ईयर जो है वो बीतता है। तो इसको हमने क्या बोला, स्प्रिंग इक्विनॉक्स से स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक एक ट्रॉपिकल ईयर हो गया, और जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो इसी ट्रॉपिकल ईयर पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसके साथ हमने एक और चीज़ जो है 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि जो स्टार्स होते हैं वो जो सनसेट पर हमको दिखते हैं वो थ्रू आउट द ईयर चेंज होते रहते हैं। हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और स्पेस में पूरी जगह स्टार्स हैं, तो जब वो रिवॉल्व कर रही है तो हर बार अर्थ जो है अलग अलग सेट ऑफ स्टार्स को फेस करती है, ठीक है। तो जब वो रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ जो है अलग अलग सेट ऑफ स्टार्स को फेस करती है। तो एक सेट ऑफ स्टार जो उसने आज फेस किया है, जब वो पूरा रोटेट रिवॉल्व करके आएगी तब वो वापस उसी जगह पर आएगी एक पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद, कि वो सेम सेट ऑफ स्टार वहाँ वो अर्थ जो है वापस से फेस करे, ठीक है। तो इसको ये जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें सेम स्टार जो है वो वापस से राइज होता है सनसेट पर, जो कि एक रिवोल्यूशन पहले हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइड्रियल ईयर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइड्रियल ईयर बोलते हैं, और इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, सोलार कैलेंडर में, ठीक है। इसको हम सोलार कैलेंडर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो साइड्रियल ईयर होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है ट्रॉपिकल ईयर से करीब 20 मिनट, ठीक है। ये जो साइड्रियल ईयर है ये करीब 20 मिनट्स जो है हमारे जो हमारा एक्चुअल जो ट्रॉपिकल ईयर है उससे लंबा होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है किसमें, हमारे लेकिन अब ये क्या है, डिफरेंस बहुत कम है, 20 मिनट्स का बहुत छोटा डिफरेंस होता है। तो अगर दो कैलेंडर्स के बीच में सिर्फ 20 मिनट्स का डिफरेंस है तो किसी भी चीज़ में डिफरेंस आने में, कोई बड़ा डिफरेंस आने में, दिखने में हमको बहुत ज़्यादा ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम्स में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो साइड्रियल ईयर को जो है रेफर करते हैं और उससे अर्थ की पोजीशन जो है सन के रेस्पेक्ट में अपने ऑर्बिट में कहाँ पर है उसको पता लगाते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ईयर, साइड्रियल ईयर, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ऑलराइट, तो आर साइंटिफिक हेरिटेज में हम देखेंगे कि बहुत सालों तक जो लोग थे इंक्लूडिंग इंडिया में, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्काई है वो जो हमारे बहुत साल लग गए कि हम बस क्या करते थे, हम स्काई को ऑब्जर्व करते थे और बहुत टाइम लग गया हमको जो है कैलेंडर्स को डेवलप करने में। पीपल जो थे पुराने टाइम में वो क्या करते थे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता तो था नहीं कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में पता तो था नहीं, ना ही उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी उसके बेसिस पर उन्होंने पैटर्न सारे नोटिस किए, साइकिल जो थे सारे नेचुरल इवेंट्स के उसको नोटिस किया, और फिर ये पता लगाया कि जो लेंथ है एक साल का वो अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज का होता है। और यहाँ से उनको आइडिया आया कि अगर हम इतना पता लगा ले रहे हैं तो आइए हम जो है कैलेंडर्स को बनाते हैं, ठीक है।
अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन उन्होंने करा तो उससे ये पाया कि जो सन है वो हमेशा ही, अब इतना केयरफुल ऑब्जर्वेशन था पुराने के टाइम के लोगों का कि उन्होंने देखा कि सन जो है ईस्ट में राइज होता है, सबको पता है, लेकिन सन हमेशा एकदम ईस्ट में मिडिल में राइज नहीं होता है। जो सन है वो एग्जैक्टली ईस्ट में नहीं है। समर्स के टाइम पे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा नॉर्थवर्ड होता है, ईस्ट से थोड़ा सा नॉर्थवर्ड की तरफ जो है हमको सन जो है देखने को मिलता है। कब? समर्स में। और विंटर्स के टाइम पे जो हमारा समर है वो ईस्ट में थोड़ा सा, जो हमारा सन है वो ईस्ट में थोड़ा सा साउथ डायरेक्शन में हमको देखने को मिलता है, थोड़ा सा साउथवर्ड की तरफ जो है मूव करता है। तो ये जो एक्सट्रीम हो रहे हैं, अच्छा ये जो दोनों चेंजेस हो रहे हैं ये सबसे ज्यादा आपको कब देखते हैं? बिल्कुल एक्सट्रीम पर साउथ में कब होता है या बिल्कुल एक्सट्रीम पर नॉर्थ में कब होता है? ये जो है एक्सट्रीम पर होते हैं जून 21 और दिसंबर 21 को। ठीक है, जून 21 और दिसंबर 21 ये क्या है हमारे? ये हमारे सोलिस्टिस वाले दिन हैं। ठीक है, और इसी दिन जो है हमको देखने को मिलता है। अब ये दिन क्यों है? सोलिस्टिस क्या होता है? दिसंबर जैसे 21 का एग्जाम्पल ले ले तो इस दिन रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। दिसंबर 22 से दिन का साइज थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ता रहता है, तो इसको हम विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, और उल्टा होता है हमारे समर सोलिस्टिस के केस में। खैर, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा आपको अगर देखने को मिलेगा कहाँ पर? नॉर्थवर्ड, तो वो सोलिस्टिस में। सबसे ज़्यादा साउथवर्ड देखने को मिलेगा तो वो सोलिस्टिस के दिन जो है देखने को मिलेगा। जो सन का एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट है दिसंबर से जून के बीच में, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो साउथवर्ड में मूवमेंट है जो कि होता है जून से दिसंबर के बीच में, उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तरायण और दक्षिणायन समझ आ गया कि जब हमारा सन जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है दिसंबर से जून के बीच में, तब हम उसको उत्तरायण बोलेंगे। और जब हमारा जो सन है वो किधर को मूव कर रहा है? साउथवर्ड में मूव कर रहा है हमारे जून से दिसंबर के बीच में, तब हम उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणायन। तो दिसंबर से जून उत्तरायण, जून से दिसंबर दक्षिणायन। ठीक है, ये जो साइकिल है वो रिपीट होती है हर साल, और ये जो है सीजन से क्या है? बहुत ही क्लोजली, जो अलग अलग सीजन चेंज हो रहे हैं उससे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। तो जो तैत्रीय संहिता है उसमें ये चीज़ रिकॉर्ड भी करी गई है। कौन से वर्ष में? 6.5.3 में। क्या लिखा है कि तस्मादादित्य षड्मासा दक्षिणे नयति षडुत्तरेण। इसका क्या मतलब होता है? द सन मूव साउथवर्ड्स फॉर 6 months एंड नॉर्थवर्ड्स फॉर 6 months। तो जो हमारा सन है वो साउथ की तरफ 6 महीने मूव करता है और नॉर्थ की तरफ 6 महीने मूव करता है। ठीक है, अब पुराने टाइम में क्या हुआ? जो इक्विनॉक्सेस और सोलिस्टिसेस थे, इनका जो है ट्रैक रख कर बहुत सारे जो है, आप इनका ट्रैक कैसे रखते थे? जो हमको सनसेट के बाद स्टार्स दिखते थे उनका ट्रैक रख के हम पता लगाते थे कि इक्विनॉक्सेस और सोलिस्टिसेस वगैरह जो है वो कब पड़ने वाले हैं। तो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे कि सूर्य सिद्धांत में नोट किया गया है कि जो पैटर्न है स्टार का, जैसे कि कैप्रिकॉर्न जिसको हम मकर भी बोलते हैं, वुड बी इन द बैकग्राउंड ऑफ द सन, वो सन के बैकग्राउंड में होगा जब विंटर सोलिस्टिस होगी। ठीक है, तो विंटर सोलिस्टिस जब आएगी तब क्या पैटर्न देखने को मिलेगा? तब हमको जो है देखने को मिलेगा कि जो कैप्रिकॉर्न है वो हमारे सन के बैकग्राउंड में दिखेगा। ठीक है, तो भानोर मकर संषद क्रांते षड्मासा उत्तरायणम और कक्कार देस्तु तथैव स्यात् षड्मासा दक्षिणायनम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जिस मोमेंट से सन जो है एंटर होता है कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ठीक है, अब जिस टाइम पर जो कैप्रिकॉर्न है हमारा, अभी क्या बताया मैंने? कैप्रिकॉर्न क्या है? हमारा मकर है।
ठीक है, इसको मकर बोलते हैं इंडिया में। तो जब उसके कॉन्स्टेलेशन में हमारा सन आएगा तो वहाँ से 6 महीने तक जो है उत्तरायण शुरू हो जाएगा। इसका जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और सन का साउथवर्ड मूवमेंट कब देखने को मिलेगा? जब हमारा सन जो है वो किसके कॉन्स्टेलेशन में आएगा? कैंसर के कॉन्स्टेलेशन में आएगा, मतलब कि तब हमको दक्षिणायन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, आ गई इस बात समझ में? ओवर द ईयर्स अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स जो हैं इवॉल्व हुए हैं, जो कि स्पेसिफिक नीड्स पर जो है डिपेंड करते हैं। बहुत सारे कैलेंडर्स जो हैं उनको अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, टाइम को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक कैलेंडर है जो कि है लूनी सोलार कैलेंडर। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देयर इज अनदर काइंड ऑफ कैलेंडर विच प्राइमरीली यूजेस मून्स फेजेस फॉर काउंटिंग डेज एंड मंथ्स बट ऑल्सो makes adjustments to stay in sync with cycle of season। अब जो हमारा लूनी सोलार कैलेंडर है उसका क्या है कि वो जो है मून के फेजेस को भी काउंट करती है, मतलब जो हमारा लूनार कैलेंडर था उसको भी करती है, और वो सीजन के साथ भी जो है सिंक में रहती है। हमारा जो सोलार कैलेंडर है उन दोनों का जो है एक दोनों से एलिमेंट्स लिए गए हैं हमारे लूनी सोलार कैलेंडर में। ठीक है, तो जो 12 महीने होते हैं, जो 12 लूनार मंथ होते हैं वो 364 डेज के होते हैं, और इसलिए ये क्या होते हैं? 11 दिन कम होते हैं एक सोलर ईयर से। तो अब 11 दिन आप देखेंगे तो मिलके क्या बन जाएंगे? अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना जो है बन जाएगा। तो हर 2-3 साल बाद लूनी सोलार कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा महीना ऐड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिक मास या फिर इंटर कैलरी मंथ। ठीक है, और इससे जो डिस्टर्बेंस होती है उन 11 डेज की, वो क्या हो जाती है? वो जो है पूरी हो जाती है। तो हमने इसमें अधिक मास जो है ऐड कर दिया है, और इसकी वजह से सोलर ईयर और जो लूनर साइकिल है वो बिल्कुल जो है सिंक में रहते हैं, और इसी को हम लूनी सोलार कैलेंडर बोलते हैं। ये कंबाइन करते हैं दोनों चीज़ें, हमारे सोलार कैलेंडर को भी और लूनार कैलेंडर के एलिमेंट्स को, दोनों को कंबाइन करते हैं, और ये बहुत सारी जगहों पर इंडिया में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब एवर हर्ड ऑफ में आइए देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। तो आपने सुना होगा नेम, अलग अलग जो हमारे मंथ्स के नेम हैं आपने उनके बारे में जो है सुना होगा। ठीक है, जैसे कि जो हमारे अलग अलग मंथ्स हैं लूनी सोलार कैलेंडर में, उनका क्या क्या नाम है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर हो गया श्रावण, फिर भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष जिसको हम अर्घन भी बोलते हैं, पौष, माघ और फाल्गुन। ये सारे जो नाम हैं इनके नाम जो है आपने सुने होंगे। कुछ जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें नया मंथ जो है कब शुरू होता है? नया मंथ शुरू होता है न्यू मून के नेक्स्ट डे से। न्यू मून के नेक्स्ट डे से अगले न्यू मून तक एक मंथ वो लोग मानते हैं, और इसको हम कहते हैं, ऐसे कैलेंडर्स को क्या बोलते हैं? हम अमंत बोलते हैं। और कुछ कम्युनिटीज़ में माना जाता है कि जो हमारा फुल मून है उसके नेक्स्ट डे से और अगले फुल मून तक जो है हमारा एक मंथ होता है कंप्लीट, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पूर्णिमांत बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया कि अमंत और पूर्णिमांत जो है वो क्या होती है। तो अब हम जानेंगे इंडियन नेशनल कैलेंडर के बारे में। तो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है, किसके साथ में? हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में, ताकि जो अलग अलग दिन पे जो छुट्टियां होती हैं, किस दिन क्या पड़ेगा, वो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग ऑफिशियल पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट जो यूज़ करती है वो है। तो वो कौन सा कैलेंडर है? ये एक सोलार कैलेंडर होता है। ठीक है, और इसमें 365 डेज होते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है। अब इसको जो है मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब ये कब बिगिन हो रहा है? 22 मार्च को। आप देखिए क्या है, हम कब न्यू ईयर मनाते हैं? 1 जनवरी को, लेकिन ये कब बिगिन हो रहा है? 22 मार्च को। और 21 मार्च को क्या होता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, विच इज़ द डे आफ्टर स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और इसका मतलब कि हम जो है जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर यूज़ करती है, वो कैसा कैलेंडर है? जो
जो कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स से जो है स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक को मानता है, मतलब कि ट्रॉपिकल ईयर वाला मानता है। तभी तो हमने अभी कहा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, ये जो नेशनल कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं। तो आप देखिए जो चैत्र हमने पढ़ा था, जो चैत्र मंथ है उसमें आप देखिए फर्स्ट जो हमारी डिजिट है, जो फर्स्ट डेट है उस पे क्या लिखा हुआ है, 22 मार्च लिखा है। क्या लिखा है, 22 मार्च लिखा है। और ये कब खत्म हो रहा है मंथ, देखिए यहाँ पर 20, क्योंकि 22 से शुरू हुआ तो फिर 31 तक आएगा, और मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। तो अप्रैल 20 को जाकर के जो हमारा चैत्र मंथ है वो कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब मार्च 22 से अप्रैल 20 तक जो है हमारा चैत्र का जो मंथ है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह नहीं है जहाँ पे मंथ जो हमारे इंडियन कैलेंडर में है वो 30 दिन या फिर 31 दिन के होते हैं। ठीक है, जैसा ग्रेगोरियन कैलेंडर में होता है वैसा नहीं, लेकिन यहाँ पर मंथ जो है या तो 30 दिन के होते हैं या तो 31 दिन के होते हैं, ताकि वो जो बैलेंसिंग है 365 डेज की वो हो पाए। The name of these months were taken from traditional Indian calendars। और नाम जो है कहाँ से लिए गए हैं, ये चैत्र, वैशाख और ये ज्येष्ठ जो है ये कहाँ से नाम लिए गए हैं, ये हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर्स हैं उनसे नाम लिए गए हैं। ठीक है, अब जो रेगुलर ईयर है उसमें क्या होता है, 2nd से 6th जो मंथ होता है उसमें 31 डेज माने जाते हैं, और बाकी में माने जाते हैं कि उसमें जो है 30 डेज होते हैं। ठीक है, अब लीप ईयर में हम क्या करते हैं, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर से मैच कर देते हैं। चैत्र के मंथ में जो है एक दिन और ऐड कर देते हैं और फिर उसको मानते हैं कि ये फर्स्ट मंथ है ईयर का। ठीक है, चैत्र से शुरू हो रहा था, वहां पे हमने क्या किया, एक मंथ और ऐड कर दिया और बोला कि ये जो है फर्स्ट मंथ है हमारे ईयर का। ठीक है, इन सच ईयर्स जो न्यू ईयर है वो 21 मार्च को जो है बिगिन होता है, क्योंकि अब जो है एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये वाला जो ईयर है जो लीप ईयर है वो 21 मार्च से ही बिगिन होता है। बाकी जो ईयर्स लीप ईयर नहीं है वो 22 मार्च से चैत्र के मंथ से जो है बिगिन होते हैं। ठीक है, अब इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलोंग साइड यूज करते हैं, किसमें, गवर्नमेंट के कम्युनिकेशंस में, और जो भी गैजेटेड हॉलीडेज वगैरह होती हैं उन सब की डेट्स जो हैं इन्हीं कैलेंडर से आती हैं। ठीक है, एवर हर्ड ऑफ में देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। तो 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई एग्जामिन करने के लिए जितने भी कैलेंडर्स उस टाइम पे यूज हो रहे थे, चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे जो है हमारे ग्रेगोरियन वगैरह कैलेंडर हो, सारे के सारे कैलेंडर्स को जो है जो भी हम फॉलो कर रहे थे उनको एग्जामिन करने के लिए, और फिर उसको जो है हमको पूरा जो है रिफॉर्म करने के लिए एक्यूरेटली और एक जो है यूनिफॉर्म कैलेंडर बनाने के लिए जो पूरे के पूरे इंडिया में जो है यूज किया जा सके, जो कि हर जगह एक सा हो। ठीक है, तो जो सीआरसी कमेटी थी हमारी उसने रेकमेंड किया यूनिफाइड नेशनल कैलेंडर, और इसको अडॉप्ट कब किया गया, ये कब से इफेक्ट में आया यूनिफाइड नेशनल कैलेंडर, 21 मार्च 1956 सीई से। कब से, 21 मार्च 1966 सीई से। अब 21 मार्च कौन सा मंथ होता है, चैत्र का, इसका मतलब 1 चैत्र 1878 साक से जो है ये आया हमारा यूज में। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है ये जनरल प्रिंसिपल्स किसके फॉलो करता है, जो सूर्य सिद्धांत हमारी ट्रेडिशनल बुक है उसके जो है प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। बी ए साइंटिस्ट में आइए जानते हैं मेघनाथ साहा के बारे में। तो मेघनाथ साहा जो थे वो एक क्या थे, पायनियरिंग जो है एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। ठीक है, मेघनाथ साहा एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे इंडिया के, जिन्होंने स्टडी किया था स्टार्स के बारे में और उनके टेम्परेचर्स के बारे में, और एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है फॉर्मुलेट किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, साहा इक्वेशन जो है बोलते हैं। अब ये जो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है जो कि कोलकाता में है, उसको भी इन्हीं के नाम पे जो है उसका नाम दिया गया है, इन्हीं के ऑनर में जो है उसका नाम दिया गया है। और ये जो सीआरसी अभी हमने पढ़ा कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी थी, उसके जो है चेयरपर्सन थे मेघनाथ साहा। ठीक है, तो मेघनाथ साहा जो है वो इसके चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट,
मिनी इंडियन जो फेस्टिवल्स हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं अब कि जो फेस्टिवल्स हैं क्या वो जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल अलग अलग फिनोमिनाज हैं, जो नेचुरल साइकिल्स हैं, क्या उनसे रिलेटेड होते हैं? आइए देखते हैं। तो बहुत सारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो मून के फेजेस पे जो है बेस्ड होते हैं, चाहे लूनार कैलेंडर के हिसाब से या फिर लूनी सोलार कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, जैसे दिवाली जो होती है, दिवाली कब फॉल करती है? न्यू मून ऑफ कार्तिक मास, मतलब कि कार्तिक मंथ के अमावस्या के दिन हमेशा दिवाली आती है। होली कब आती है? फुल मून ऑफ फाल्गुन, तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जो है होली आती है। जो बुद्ध पूर्णिमा होती है वो वैशाख मंथ के पूर्णिमा पे आती है। ईद उल फितर को हम कैसे देखते हैं? ईद उल फितर को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं जब हमको जो है मून दिखता है, क्रेसेंट मून दिखता है रमज़ान के मंथ के एंड में। जब क्रेसेंट मून हमको दिखना चालू होता है तब हम कहते हैं कि आज जो है ईद उल फितर है। ठीक है, और दशहरा कब मनाते हैं? दशहरा जो है 10th डे पर मनाते हैं अश्विन मंथ में। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये किस पे डिपेंडेंट है? ये सारे जो हैं फेजेस ऑफ मून पर डिपेंडेंट हैं हमारे फेस्टिवल। हेंस इसीलिए अब क्योंकि फेजेस ऑफ मून जो है वो सोलार कैलेंडर को और लूनार कैलेंडर क्या होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, तो इसलिए जो हमारी ये वाले जो फेस्टिवल्स हैं जो फेजेस ऑफ मून पे डिपेंड हैं वो हर साल अलग अलग दिन पर आते हैं। अब इस साल अगर दिवाली 20th को थी अक्टूबर में, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो अलग दिन पे आएगी। पिछले साल वो अलग दिन पे रही होगी। क्यों? क्योंकि जो लूनार कैलेंडर है वो उसका जो है 354 डेज का टाइम होता है और जो सोलार कैलेंडर है वो 365 जो है डेज का होता है। लूनार 354 डेज का होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अलग अलग डेट पर अलग अलग साल में हमको देखने को मिलते हैं ये फेस्टिवल। अब जो फेस्टिवल्स लूनी सोलार कैलेंडर्स पे बेस्ड हैं, द ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो उसमें क्या होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर में उनका डेट शिफ्ट हो जाता है, लेकिन ये जो शिफ्ट है ये क्योंकि लूनी सोलार कैलेंडर में हम क्या करते हैं, एक अधिक मास जो है हर 2-3 ईयर्स पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर से उसको मैच करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एक मंथ के अंदर अंदर जो है उतना ही डिफरेंस आता है कि एक मंथ से कम का डिफरेंस होता है फेस्टिवल्स में। ठीक है, क्योंकि लूनी सोलार कैलेंडर में हम एक इंटर कैलरी मंथ या फिर एक अधिक मास जो है वो ऐड कर देते हैं हर कुछ सालों पे। इस डिफरेंस को जो लूनार और सोलार कैलेंडर के ईयर में जो डिफरेंस है डेज का उसको जो है एडजस्ट करने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर प्योरली लूनार कैलेंडर की बात करें तो उसमें ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये हम एडजस्टमेंट उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट किया जा रहा है फेजेस ऑफ मून के हिसाब से, जैसे कि ईद हो गई, तो ये जो है डिफरेंट मंथ्स में अलग अलग टाइम पर हो जाएंगे ईयर आफ्टर ईयर हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, और स्टेप फर्दर में आइए जानते हैं कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में। तो कुछ फेस्टिवल्स इंडिया में जैसे कि मकर संक्रांति हो गई, पोंगल हो गया, बिहू हो गई, वैशाखी हो गई, पोइला बैसाख हो गया, पुथांडू हो गए, ये सब किसको फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं सोलार लेकिन साइड्रियल कैलेंडर। जो हम नाइट स्काई में स्टार की पोजिशन देखकर बता रहे थे साइड्रियल ईयर, ये वो कैलेंडर है, मतलब सोलार साइड्रियल कैलेंडर को जो है फॉलो करती हैं। अब ये फेस्टिवल्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम डेट पर हर साल पड़ती हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ठीक है, अब ट्रॉपिकल ईयर पे बेस्ड होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर और साइड्रियल कैलेंडर जो है बेस्ड होता है साइड्रियल ईयर पे। तो इन दोनों से अगर आप मैच करें तो ये जो हैं दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम डेट पर पड़ती हैं, चाहे आप किसी भी कैलेंडर से रेफर करके देखें। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम अगो ये जो फेस्टिवल्स थे वो टाइड थे या तो सोलिस्टिस से या फिर इक्विनॉक्स से। ठीक है, पुराने टाइम पर क्या होता था कि ये जो हमारे कैलेंडर्स थे, ये जो हमारे फेस्टिवल्स थे वो या तो सोलिस्टिस से जिस दिन जो है हमारा दिन और रात, इक्विनॉक्स से जिस दिन जो है दिन और रात बड़ा है, या फिर सोलिस्टिस से जिस दिन हमारा या तो दिन सबसे बड़ा होता है या तो रात सबसे बड़ी होती है, उस दिन से जो है रिलेट करके हम निकालते थे कि किस दिन जो है पड़ेगा। अब क्योंकि स्मॉल डिफरेंस होता है साइड्रियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर में,
पे जो डेट्स हैं इन फेस्टिवल के वो धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते गए किससे, सोलिस्टिस और इक्विनॉक्सेस से। अब क्या था, साइड्रियल और ट्रॉपिकल ईयर में डिफरेंस था, तो उस डिफरेंस की वजह से धीरे धीरे जो है क्या हुआ, वो हमारे सोलिस्टिस और इक्विनॉक्सेस से जो है शिफ्ट होते चले गए। ये शिफ्ट जो था वो क्यों था, क्योंकि जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो बिल्कुल सीधी तो है नहीं, वो तो टिल्टेड है और वो वॉबल करती है। जैसे हमारा लट्टू जब घूमता है तो वो वॉबल करता है, वैसे ही जो अर्थ की एक्सिस है वो स्लोली जो है वॉबल करती है, और इसीलिए जो है ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी वजह से जो डेट्स है फेस्टिवल के जो साइड्रियल कैलेंडर पर बेस्ड हैं वो आगे होते हैं किससे, हमारे ट्रॉपिकल कैलेंडर से। जैसे कि मकर संक्रांति जो है 1 डे हर जो है 71 ईयर्स में एक दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप मकर संक्रांति की बात करें तो वो क्या होता है, हमारे साइड्रियल कैलेंडर में जिस दिन होगा उससे एक दिन आगे बढ़ जाएगा किस में, हमारे ट्रॉपिकल कैलेंडर में। ऑलराइट, तो अब हम एवर हर्ड ऑफ में देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। तो हम देखेंगे एवर हर्ड ऑफ में कि जो बहुत सारी डेट्स होती हैं इंडियन फेस्टिवल की वो बेस्ड होती हैं किस पे, एग्जैक्टली लूनार फेज पे, सनराइज में। सनराइज के टाइम पे जो लूनार फेज होता है, सन जो है राइज हो रहा है, उस टाइम पे जो लोकेशन है हमारे मून की उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। सनराइज अकर होता है ईस्टर्न इंडिया में पहले और वेस्टर्न इंडिया में लेट से। अब इसकी वजह से तो डिफरेंस आ जाएगा, तो ये डेट्स जो हैं वो भी शिफ्ट हो जाती हैं एक दिन के हिसाब से ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में, भले ही सेम ईयर की बात हो रही हो। तो उसके हिसाब से क्या होता है, क्योंकि हम सनसेट पे, सनराइज पे अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ईस्टर्न इंडिया में जल्दी सनराइज हो जाता है, वेस्टर्न इंडिया में लेट सनराइज होता है, तो इसकी वजह से जो है फेस्टिवल एक दिन जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमारी कंट्री में जो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है गवर्नमेंट की, उसने क्या किया है कि राष्ट्रीय पंचांग जो है उसको पब्लिश किया है। अब ये जो पंचांग होती है इसमें क्या होता है कि डिटेल्ड कैलकुलेशन होती है पोजीशंस की, जो भी हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे सारे जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, उनका जो कैलकुलेशन है पोजीशंस का वो जो है इसमें डिटेल में रहता है। जैसे कि जो मून है हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सन है, इनका जो सेंट्रल, सन को हम कहाँ रेफर करते हैं, सेंट्रल लोकेशन, मतलब सन से ही जो सारी रेफरेंस है वो हम लेते हैं, और इन कैलकुलेशंस के हिसाब से ये प्रोवाइड करता है एक एस्टिमेशन डेट्स का कि सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो कब पड़ेंगे, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पंचांग को पब्लिश करती है, और वो ही दिन पे पूरी जो कंट्री है वो सेम डेट पर, ये कंफ्यूजन से निकलने के लिए वो सेम डेट पर जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, ठीक है। अब एक और एवर हर्ड ऑफ में आज हम क्या देखेंगे कि जो मून है और मून लाइट है, इन्होंने जो है बहुत सारे जो क्लासिकल म्यूजिक हैं उनको इंस्पायर किया गया है। मून की तारीफ करना, उसकी लाइट को जो है तारीफ करना, उसको रिदमिक वे में ले आना, उसको प्रेजेंट करना, ये सारे जो है अलग अलग रागाज में जो है हमको देखने को मिला है। जैसे कि चंद्रकौंस हो गए, चंद्र नंदन हो गए, और क्या हो गया, शुभ पंतुवर्ली हो गए, जो कि जिसका मतलब है ऑस्पिशियस मून। इसका मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस मून। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ राग के जो डिस्प्ले करते हैं मून की जो इमेज है, जो उसका जो है ये वर्णन करते हैं कि बहुत ही जो है उसकी ब्यूटी को बताते हैं बड़े ही अच्छे रिदमिक तरीके में, ठीक है। तो उनकी मून की जो हमारी इमेज है उसके जो अलग अलग नाम है उसको जो है मेलोडिक एक्सप्रेशंस के थ्रू, गाने के थ्रू जो है अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के थ्रू बताते हैं। सिमिलरली कुछ मुद्रास जैसे कि हैंड जेस्चर जो हम डांस वगैरह में यूज करते हैं, जैसे कि चंद्रकला हो गए, अर्थ चंद्रन हो गया, ये रिलेट करते हैं मून से, और इसको हम इंडियन क्लासिकल डांस जैसे कि भरतनाट्यम में देख सकते हैं, ठीक है। अब
द सेम नेम जो है वो अदर डांस फॉर्म्स में भी देखने को मिलता है। ये सेम जो है हमको जो मुद्राज हैं वो और भी डांस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कथकली हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, इसमें भी हमको जो है देखने को मिलता है। अब ट्रेडिशनल कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि मून से इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि मधुबनी, वर्ली और अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट भी हैं, जैसे कि स्कल्पचर हो गया, पोएट्री हो गया अमंग सौरा, गोंड और अदर ट्राइब्स। ये सब जो है मून को रेफरेंस लेकर, मून को देखकर वहाँ से जो है आर्ट फॉर्म को क्या करते हैं, आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मून और सन को प्रोमिनेंटली ये दिखाते हैं, उनका अपना सिग्निफिकेंस जो है इन सब चीज़ों का हमारी डेली लाइफ में, वो इन आर्ट फॉर्म से दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है आखिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, आइए ये जान लेते हैं। तो मून जो है वो अर्थ का कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। अब इस नेचुरल सैटेलाइट के साथ साथ मैन मेड सैटेलाइट्स भी जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ में क्या हैं, अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या लॉन्च करी हैं और वो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं ये कैसे दिखते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है छोटी सी जो लाइट है वो बिल्कुल स्काई में जो है घूम रही है, ऐसे दिखते हैं। और बहुत सारे जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो करीब 800 किलोमीटर जो हैं अर्थ की सरफेस से होते हैं और करीब 100 मिनट्स में जो है अपना एक बार ऑर्बिट का पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट्स हैं ये हमको हेल्प करते हैं बहुत सारे तरीकों में, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, वेदर मॉनिटरिंग हो गया, कोई डिज़ास्टर आ रहा है उसके बारे में पहले से पता लगाना, मैनेजमेंट करना, साइंटिफिक रिसर्चेज में, ये सारे जो हैं हमको कहाँ से मिलते हैं, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन इसमें हेल्प जो है हमको हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही करते हैं। अब जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसने बहुत सारी सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया है और ये जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिखी हैं उनको ये सैटेलाइट्स जो है सपोर्ट करती हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, कुछ सैटेलाइट्स के नाम जान लेते हैं। तो आवर साइंटिफिक हेरिटेज में हम देखेंगे कि कार्टोसैट सीरीज ऑफ जो सैटेलाइट्स हैं उसको इसरो ने लॉन्च किया और ये क्या करते हैं, ये जो है हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं अर्थ की, और इससे क्या होती है, कहीं पर जो है मैपिंग करनी है, सिटी वगैरह को प्लान करना है कि कैसे हम बनाएं, सिटीज़ का जो है कंस्ट्रक्शन करें, और कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर जो है अगर आया है या आने वाला है तो उसको जो है हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो चुका है तो वापस से उस जगह की रीमैपिंग कैसे करते हैं, ये हम जो है क्रेस्टोसैट जो सीरीज़ है हमारी सैटेलाइट्स की उससे जानते हैं। वन सच मैपिंग प्लेटफॉर्म, अब एक ऐसा मैपिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, भुवन है, वो क्या करता है, इन इमेजेस को यूज़ करता है और हमको दिखाता है कि अलग अलग वेजिटेशन जो है वो कहाँ पर है, जैसे कि कहीं पे कहीं पे प्लेन्स कहाँ पर हैं, सॉइल कैसी कहाँ पर है, टेरेन कहाँ पर है, वेजिटेशन कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमको जो है दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में, जो कि एक और इसरो का मिशन है। ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करता है हमारे स्टार्स का और जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका। इंडिया के पास जो है और भी स्पेस मिशंस हैं, जैसे कि चंद्रयान 1, 2, 3 जो है हमने क्या करा था, लॉन्च किया था। उसके बाद आदित्य L1 को हम सन की स्टडी करने के लिए हमने अभी कुछ रिसेंटली ही जो है लॉन्च किया था। फिर मंगलयान जो है वो भी हमने मार्स की मतलब मंगल ग्रह की स्टडी के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, इसरो जो है इंडियन स्टूडेंट्स को भी मौका देता है कि आप अपने सैटेलाइट्स जो है बनाइए और उनको लॉन्च करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि कुछ सैटेलाइट्स हो गई, जैसे कि आज़ादी सैट, इंस्पायर सैट और जुगनू, ये कुछ ऐसे जो हैं हमारे सैटेलाइट्स हैं जिनको स्टूडेंट्स ने जो है बनाया है और लॉन्च किया है। ठीक है, तो रात के टाइम पे आप कैसे देख पाएंगे हमको कि स्काई में जो है कैसे दिखता है हमारा सैटेलाइट, आइए वो देख लेते हैं। तो आपको नाइट स्काई में जो है सैटेलाइट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो सनराइज के बाद या फिर सनसेट से पहले आपको जो है एक क्लियर ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पे खूब सारी सिर्फ लैंड हो, ट्रीज वगैरह या बड़ी बिल्डिंग ना हो, मतलब आपको स्काई जो है पूरा क्लियर दिखे।
सैटेलाइट को देखने के लिए आपको जो है स्काई में या तो नॉर्मल आंखों से या फिर जो है बाइनोकुलर से देखना पड़ेगा। और कैसा दिखेगा आपको, फ्लिकर करता हुआ लाइट जो है वो आपको दिखेगा, ब्राइट सा, और क्या एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट दिखेगा, और वो जो मूव करता बिल्कुल स्टेडिली जो है अपनी जगह से मूव करता हुआ आपको दिखेगा। आप कुछ मोबाइल में ऐप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपकी एरिया में कहाँ पर सैटेलाइट कब दिखेगा उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन लेकर जा सकते हैं देखने। ठीक है, तो अलॉट ऑफ आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, हम जो है भेज रहे हैं अपने अलग अलग चीज़ों के लिए। हम सक्सेसफुली सैटेलाइट लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ बीत जाती है उसमें से बहुत सारे, साथ ही साथ जब हम यहाँ से लॉन्च करते हैं रॉकेट के थ्रू, तो वो जो रॉकेट के पार्ट्स होते हैं वो स्पेस में जो है जाके डिब्रीज बन जाते हैं या फिर वहाँ पे जाके जंक हो जाते हैं, कचरे के फॉर्म में वहाँ पर है, उनका कोई यूज़ नहीं है। इसकी वजह से जो है वहाँ पे बहुत क्राउड हो रहा है, बहुत सारा जो है वहाँ पे जंक जो है कलेक्ट हो रहा है। और इससे क्या हो सकता है, जो सैटेलाइट सही है हो सकता है जाके ये जंक उनसे टकरा जाए और फिर जो है हमारी वो अच्छी खासी सैटेलाइट जो है खराब हो जाएगी। तो अब क्योंकि ये जो स्मॉल डिब्रीज हैं, छोटे डिब्रीज क्या होते हैं, वो बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में अगर वो फॉल करें तो। लेकिन जो बड़े वाले हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करेंगे, आके अर्थ से क्रैश हो जाएंगे। अगर कभी डिब्रीज आता भी है अर्थ की तरफ तो छोटे वाले का एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा पीस है तो वो आके अर्थ से क्रैश करेगा और वो जो है डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो कंट्रीज क्या कर रही हैं आजकल, एक साथ आके इस डेंजरस डिब्रीज को कैसे जो है कलेक्ट करना है, कैसे जो है सफाई करनी है उसकी, इस पे काम कर रही हैं। ठीक है, अब हम ये लेक्चर ख़त्म करने से पहले आइए एक और साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं जो कि हैं विक्रम अंबालाल साराभाई। ठीक है, अब विक्रम साराभाई जो थे वो एक रिसर्चर थे, स्पेस साइंटिस्ट और न्यूक्लियर फिजिक्स के। इनको जो है हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है अपने एफर्ट से पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है लॉन्च किया था, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, इसको जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इनको ऑनर करने के लिए जो सेंटर है स्पेस सेंटर, उसको नाम दिया गया है। ठीक है, द इसरो सेंटर दैट डेवलप्स रॉकेट्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी इज नेम्ड आफ्टर हिम। ये जो VSSC है ये एक इसरो का सेंटर है जो कि क्या डेवलप करता है, रॉकेट्स को जो है डेवलप करता है, और जो उनको लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी होती है उसको भी यहाँ पर डेवलप किया जाता है। और इनको ऑनर करने के लिए जो हमारा तिरुवनंतपुरम में स्पेस सेंटर है उसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। अब हमने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, क्वेश्चंस जो हैं वो भी कर लिए हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे और भी वीडियोस के लेक्चर्स देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं वो भी हाई क्वालिटी में हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।